नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी 300 की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हम 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले रहे हैं जहां से इस बार प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। भूगोल में जितने टॉपिक्स सेलेक्ट किए गए थे उनमें से कई टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है और आज की वीडियो में कंप्लीट वीडियो में जो भी टॉपिक्स बच गए हैं सबको कवर कर लेंगे। इसके अलावा आगे चल के मुझे लगता है कि कोई और टॉपिक मिल गया, अभी समय है हमारे पास, तो उसे फिर से अलग से बना दूंगा। एक चीज़ बता दूं कि बीच में अगर आपका मन कहे, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आपका मन कहे कि चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, अभी कुछ और कर लेते हैं, अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि अभी तो मैं इस वीडियो को छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, लेकिन अगर यहाँ से प्रश्न आ गया, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, आ गया तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? क्या इससे बढ़िया कोई सोर्स है मेरे पास? क्या मैंने तैयारी कर ली है इन टॉपिक्स की? अगर नहीं की है, इन चीज़ों को नहीं समझा है, तो इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, अच्छे से तैयार करना। ठीक है जी, ओके। अब चलिए, जो हमारा टॉपिक है पहला, भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण है। इसका मैं खूब बखान करता हूँ, बड़ी तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से खूब पूछती है प्रश्न। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं मैं आपको बीच बीच में दिखाते जाऊँगा। भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसी मृदा के अंतर्गत आता है, एक ठीक है। दूसरी बात, इसके अंतर्गत इतने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है, ये सारी बात है। लेकिन उससे भी पहले समझने वाली बात यह है कि जलोढ़ मृदा बनती कैसे है। सिंपल, देखिए क्या है कि ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से नदी बहते बहते ऐसे आ रही है, तो हज़ारों सालों से नदियाँ बह रही हैं, तो नदी ने रास्ते में बहुत सारा जो है मिट्टी इकट्ठा किया हुआ है। यही जो मिट्टी है इसी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए इसको, ठीक है। अच्छा, इसकी विशेषता में एक बात है कि यह उपजाऊ मृदा की श्रेणी में आती है। हालांकि इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन पोटास और चूना की प्रचुरता होती है। फिर से सुनिए, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, पोटास और चूने की प्रचुरता होती है। ये फैक्ट हो गया। अगर आपने जलोढ़ मृदा के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया से यूपीएससी ने 4 लाइनें दे दी और आपको मज़ा आ रहा है, अरे हाँ ये उपजाऊ श्रेणी के अंतर्गत आती है, हाँ नदियों से इसका निर्माण होता है, इस तरह की बातें आपने पढ़ ली, और जहाँ एक लाइन लिखा गया है कि इसमें नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है, आप कन्फ्यूज हो गए, प्रचुरता होती है कि कमी होती है। इसीलिए जो तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, उन पर मैं विशेष ध्यान दिलाता हूँ, ठीक। अच्छा, यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गंगा के मैदान में पाई जाती है। ये सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। देखिए, ये है भारत, ऐसे मोटे तौर पे बना देते हैं, इधर से ऐसे गंगा इधर से बह के आती है, इधर गिर जाती है, यहाँ तो पाई जाती है। इसके अलावा कुछ ये तटीय इलाके हैं, इधर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मोटे तौर पे सबसे ज़्यादा इधर पाई जाती है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसकी घाटी में भी कुछ मिट्टियाँ हैं, और इधर से सिंधु नदी बह रही है, इसकी घाटी में भी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, वहाँ से प्रश्न आए हैं, आगे हो सकता है कि जो मिसलेनियस वाली पीडीएफ मैं दूंगा उसमें इसको ऐड कर दूंगा। जो जलोढ़ मिट्टी है ना, उसके अंतर्गत 2 टर्म्स आते हैं, एक है बांगर और एक है खादर। ये क्या है इसको समझ लीजिए। मिट्टी के ही प्रकार है, जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, तो क्या होता है कि हर साल नदी में पानी का स्तर बढ़ता है, कम होता है, बरसात के समय में बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि बारिश आई तो पानी यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद से फिर नॉर्मल हो गया, फिर पानी इस मेन स्ट्रीम में बहने लगा। तो ये जो ज़मीन है, यहाँ पे जो मिट्टी बनी है, इसको कहते हैं खादर। ये खादर भूमि है, इसको कछार भी बोलते हैं, ठीक है। इलाहाबाद के आसपास जो लोग रहते हैं, प्रयागराज के आसपास, तो वो जानते हैं कछार, एक नाम दे दिया गया इसको। तो कछार सिर्फ यहीं पे नाम नहीं है उत्तर भारत में इसको कछार भी कहते हैं, खादर भी कहते हैं। इसके अलावा पहले इधर कहीं नदी का पानी का असर था, इधर भी दूर दूर, लेकिन अब वहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, वहाँ भी जलोढ़ मिट्टी है। उसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। समझ लिया? बांगर और खादर में अंतर समझ में आ गई? ठीक, ये नई मिट्टी होती है, ये पुरानी मिट्टी होती है जलोढ़ की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लाल मिट्टी की तरफ। लाल मिट्टी में क्या जानने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। लाल मिट्टी प्रायद्वीपी भारत की विशेषता है। प्रायद्वीपी भारत, प्रायद्वीप समझते हैं ना? ये देखिए, प्रायद्वीप का मतलब सिंपल से ये होता है कि किसी भी स्थल खंड का अगर जो कोई भाग है ऐसे पानी की तरफ, ऐसे 3 हिस्सा पानी की तरफ निकला हुआ है, मतलब इधर भी पानी है, इधर भी, सॉरी 3 हिस्से पानी से घिरे हुए हैं, इधर भी पानी है, तो इसको हम प्रायद्वीप कह देते हैं, ठीक है।
तो हम देख रहे हैं भारत ऐसे है, इधर जो है अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, तो ये प्रायद्वीप हो गया। अब प्रायद्वीपी भारत में मोटे तौर पर इधर इधर ये लाल मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे तो काली मिट्टी, अभी आगे देखेंगे। ये इसकी विशेषता है। आगे, इस मृदा में लोहे की प्रधानता होती है, इसकी वजह से लाल दिखता है, और इसी प्रधानता के कारण, ठीक है ये लिखा है यहाँ पे, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, ध्यान रखेंगे। वैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस ना एक मैट्रिक बता रहा हूँ, मोटे तौर पे भारत की मिट्टियों में लगभग हर प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, याद रख लीजिए। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है कुछ भी, तो इतना मान के चलिए कि नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, ओके, और वो सही कर सकते हैं। अपवाद कहीं कहीं दिख जाए तो अलग बात है, अभी हम आगे देखते हैं, लेकिन इसकी कमी पाई जाती है, ओके। इसमें नमी को बनाए रखने की क्षमता भी कम होती है। आप देखेंगे वनस्पतियों वाला अगर वीडियो आपने देखा है, तो जहाँ पे वनस्पतियाँ पतझड़ प्रकार की हैं, जहाँ पे घास जैसे मैदान हैं, वहाँ पे इस तरह की मिट्टी पाई जाएगी प्रायद्वीपी भारत में, क्योंकि वहाँ पे नमी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसी मिट्टी वैसी वनस्पति, जैसी जलवायु वैसी वनस्पति, वैसे फिर से मिट्टी, इस सब का असर एक दूसरे पर पड़ता रहता है। अच्छा, ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे उतने ज़्यादा नहीं होते, नमी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है। अच्छा, ज़रा इसकी विशेषता में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। केरल में इस मृदा पर रबर की खेती होती है, और कर्नाटक के चिकमंगलूर ज़िले में काफ़ी की बागानी कृषि होती है, काफ़ी होती है, ठीक है। दलहन, तिलहन, मोटे अनाज आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख फसलें हैं। पूछा जाता है, यूपीएससी ऐसे पूछ लेती है, ख़ास तौर से जो सामने देख रहे हैं ना काली मिट्टी, यहाँ से प्रश्न यूपीएससी पूछती है कि इसमें कौन सी फसल उगाई जा सकती है। कभी फसल को पकड़ के पूछ लिया कि ये फसल किस मिट्टी में उगाई जाती है, इस तरह से। अच्छा, अब बढ़ते हैं इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिट्टी की तरफ, और वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी से ना यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का, बिहार पीसीएस का, इनका बड़ा प्रेम है, बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए, थोड़ा सा समय देंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये तैयार हो जाएगा अभी तुरंत ऐसे चुटकी में, ठीक है जी। चलिए, तो इसे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर, रेगुर पे प्रश्न आया है। कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती ज़्यादा होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। यह मृदा दक्कन लावा प्रदेश की विशेषता है, इस पे ध्यान दीजिएगा, विशेषता है। दूसरे शब्दों में यह बेसाल्ट के क्षरण और विखंडन से विकसित मृदा है। इसी को स्टेटमेंट बना के यूपीएससी ने, मेरा ख्याल है 2020 में ही क्वेश्चन पूछा था, ये वाली बात थी कि काली मिट्टी कैसे बनी, ठीक है। अब इसको मैं समझा रहा हूँ। चूँकि बेसाल्ट का रंग काला होता है, इसलिए ये मिट्टी भी काली हो जाती है। देखिए, नेचुरल तरीके से क्या है, काली मिट्टी प्राकृतिक रूप से अगर बने तो ऐसी जगह पे बनती है जहाँ पे बहुत अधिक नमी है, पर्याप्त वनस्पतियाँ हैं, पत्तियाँ गिरती हैं, और उसके बाद से वो सड़ती हैं, काला आसपास का जो मिट्टी है वहाँ की वो काली हो जाती है। एक छोटा सा, बहुत छोटे लेवल पे एग्जांपल लें तो आपने बचपन में, अब तो बगीचे कटते चले जा रहे हैं, जो बगीचे घने होते हैं, आम के बगीचे हैं, वहाँ पे अब अगर आप गए होंगे बचपन में या अभी भी जाते होंगे, तो बरसात के टाइम पे चाहे कभी आप जाके देखें कि वहाँ की मिट्टी काली है। आसपास की मिट्टी भले भूरी, लाल, चितकबरी जो भी हो, लेकिन वहाँ काली है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ मामला अलग है, इसीलिए पूछ लिया गया था, यूपीएससी ने पूछ लिया कि ये काली मिट्टी बनी कैसे। हुआ ये कि जब भारत ना, ये भारत है, ये वाला असली ओरिजिनल भारत इतना ही है, बाकी ये हिमालय और जो मैदान बना है वो टकराने से, जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तब जाके ये बना है। तो ये आपको पता है जब आप पढ़ेंगे, चलिए मैं बता देता। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा आज का भारत है, लेकिन इसके पहले जो है इधर से अफ्रीका की तरफ से ये जा रहा था, इधर उत्तर की ओर खिसक रहा था। तो इसी दौरान एक बार ऐसी घटना हुई कि इस बीच में नीचे से ज्वालामुखी फूट रही थी और उसी के ऊपर से खिसकता हुआ भारत आ रहा था। ऐसा ही कहानी, इसी तरह की संकल्पनाएं बताई गई हैं। यहाँ पे दरार हुआ, और ज्वालामुखी कई तरह का होता है, हो सकता है मैंने नहीं पढ़ा है तो आज की वीडियो में ही वो आ जाएगा। तो दरार से ज्वालामुखी का लावा निकला, बेसाल्ट वाला, और वो चारों तरफ फैल गया, ठीक। और वहीं बेसाल्ट आगे चल के जब विखंडित हुआ हज़ारों सालों में, लाखों सालों में, तो काली मिट्टी बन गई। बात समझ में आ गई? ये है काली मिट्टी की कहानी। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। यह मृदा सतह पर
रूखड़ी होती है, लेकिन सतह के नीचे चिकने स्तर होते हैं। कभी आपने अगर फ़ोटो देखा होगा अखबार में या कहीं भी, अगर किसान की हालत ख़राब दिखाई जाती है, किसान मतलब वहाँ पे फ़ोटो दिखाया जाता है तो ऐसे माथे पे सर रख के किसान बैठा है, और जो मिट्टी दिखाई गई है ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऐसे दरार वाली मिट्टी है, ऐसे ऐसे दरार पड़े हुए हैं, वहाँ बैठा है, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पानी नहीं, कुछ नहीं ऐसे। तो इस तरह की इसकी विशेषता है। नीचे चिकने स्तर होते हैं। अब देखिए, ये रूखे सतह के कारण जल नीचे चला जाता है और नीचे क्ले होने के कारण जल का बहाव पुनः क्या होता है, पुनः अधिक गहराई तक नहीं होता। ठीक इसके कारण मृदा के अंतर्गत नमी लंबी अवधि तक बनी रहती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी। ऊपर से देखने पे लगेगा कि इतने सारे दरार बन गए, मतलब इस मिट्टी में पानी नहीं है। ये अलग बात है कि जिस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है उधर बारिश कम होती है, लेकिन इसकी सबसे खास विशेषता ये है कि ये पानी को, नमी को लंबे समय तक रोक के रख सकती है। ऊपर की सतह फट गई है, लेकिन नीचे क्ले है, नीचे इस तरह की लेयर है कि वो पानी नीचे नहीं पहुंच जा पाता, वही नमी में बना रहता है, मतलब नमी बनी रहती है उसमें। ठीक है, ये सबसे खास विशेषता है। इस पर भी प्रश्न आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पर्याप्त नमी के साथ साथ इस मृदा में, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन फैक्चुअल, पर्याप्त नमी के साथ साथ इस मृदा में चूना, पोटाश, लोहा का पर्याप्त अंश भी होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें ह्यूमस और जैविक तत्वों की कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि हमने बताया कि इसकी ये बना कैसे, यह मिट्टी बनी कैसे। ठीक है, यहाँ पे उस तरह की वनस्पतियाँ ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पे ह्यूमस हो सके, जैविक तत्व पाए जा सकें, इनकी कमी होती है। लेकिन इन सब के बावजूद अन्य खनिजों की बहुलता और जल रखने की क्षमता इसे उर्वरक मृदा बना देती है। इस मिट्टी को आप उर्वरक की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं इसी में। यह मृदा शुष्क कृषि के लिए बहुत अनुकूल है। यही कारण है कि इसमें चावल के बदले मोटे अनाज अधिक होते हैं, लेकिन भारत में इसका अधिकतर उपयोग व्यापारिक फसलों के लिए होता है। व्यापारिक फसल मतलब कपास, कपास जो है, गन्ने की खेती भी यहाँ पे होती है। ठीक है, गन्ना, कपास, ये सब व्यापारिक फसलें हैं। कभी कभी छोटे कंसेप्ट पे भी यूपीएससी क्वेश्चन बना लेती है। अब धीरे धीरे ना एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ। मैं जब बार बार कह रहा हूँ कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, मेरे दिमाग में आ रहा है कि 2023 से, अभी प्लान पक्का नहीं है लेकिन हो सकता है ऐसा करूं, 2023 से मैं एक ऐसी सीरीज़ चलाऊं जिसमें मैं बताऊं कि बेसिक क्या है। अब सिर्फ ये नहीं कि बेसिक बता दी, इसको बेसिक कहते हैं, हर विषय के टॉपिक के बेसिक को मैं समझाऊं, ताकि बार बार एक कन्फ्यूजन ना बनी रहे कि बेसिक का क्या मतलब होता है, बेसिक में क्या तैयार करना होता है। हर विषय के सारे बेसिक को क्लियर किया जाए, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए, समय मिलेगा इस पे काम करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और लेटराइट मृदा के बारे में बात करते हैं। ये रही लेटराइट मृदा, और ये सेकंड, काली मिट्टी के बाद सेकंड जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिट्टी है वो है लेटराइट मिट्टी। यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं। यह मृदा भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ मौसम वैकल्पिक हो, अर्थात आर्द्र और शुष्क मौसम के वैकल्पिक रूप मतलब आते रहते हैं। सिंपल से बताता हूँ, ऐसी जगहों पे जहाँ पे वर्षा भी ठीक ठाक होती है और बाद में शुष्क मौसम भी ठीक ठाक रहता है। एक और चीज़ विशेषता ये होती है कि लेटराइट मिट्टी ऐसी जगहों पे पाई जाती है, जैसे मान लीजिए पर्वतीय ढलान है, ठीक है, और बारिश हो रही है, बारिश तो बहुत अच्छी खासी होती है, लेकिन यहाँ पे जो मिट्टी की ऊपरी लेयर है उसका लीचिंग होता है। लीचिंग मतलब समझ सकते हैं कि इसमें जो जैविक तत्व हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो बह के नीचे चली जाती हैं या रिस के अंदर चली जाती हैं। ऐसी जगहों पर भी उष्ण क्षेत्र में जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, ढलान वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ओके, अब देख लेते हैं भारत में यह मिट्टी मुख्यतः केरल, सह्याद्री पर्वतीय क्षेत्र। अब ये देखिए सह्याद्री पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है, अब जाएंगे ऐसे, ये भारत है। अब देखिए कि ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। देखिए जरा ध्यान से कि सह्याद्री किधर है, पूर्वी में है कि पश्चिमी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र में पूर्वी घाट में, और पर्वतीय उड़ीसा का जो क्षेत्र इधर उड़ीसा है उसका जो पर्वतीय वाला क्षेत्र है इधर, क्योंकि इधर से बारिश होगी, अभी मैंने बताया ना ढाल वाला
पर्वत वाला मामला, तो यहाँ पे पाई जाती है। बिहार और मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखेंगे केरल में पाई जाती है मिट्टी। ओके, आगे देखते हैं। गुजरात के ये पंचमहल जिला, कर्नाटक के बेलगांव जिला में इसकी प्रधानता पाई जाती है, और ये लिखा है सर्वाधिक क्षेत्र जो है केरल में है। कैसे, कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं फैक्चुअल टाइप के। अच्छा, अब देखिए यहाँ चलते हैं। इसमें एल्युमिनियम और लोहा की प्रधानता होती है। देख लीजिए, एल्युमिनियम और लोहा की प्रधानता होती है। इसमें ह्यूमस का निर्माण तो होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आर्द्रता वाली जगह है, पर्याप्त वहाँ पे बारिश होती है, लेकिन मृदा के ऊपरी सतह पर इसकी कमी रहती है, क्योंकि वही बात, जब पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है तो या तो बहा ले जाएगा या फिर नीचे जो है रिस रिस के वो चला जाएगा। तो जो ऊपरी परत है, ऊपरी सतह है, वहाँ पे ह्यूमस नहीं रहता। अच्छा, ये देखिए, वस्तुतः यह उपजाऊ मृदा की श्रेणी में नहीं आती, लेकिन मतलब मोटे तौर पर देखेंगे तो लेटराइट मिट्टी उपजाऊ श्रेणी में नहीं आती, लेकिन यह जड़ी फसलें जैसे कि मूंगफली के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यहाँ पे मूंगफली की अच्छी खेती होती है। अच्छा, भारत की अधिकतर मूंगफली इसी मृदा में होती है। यह मृदा काजू की, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आए हैं, काजू की खेती, रबड़, काफ़ी, मसाले, तेजपात की कृषि के लिए भी अनुकूल है। यहाँ से प्रश्न बने हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से बन सकते हैं। आधुनिक कृषि संरचनात्मक सुविधाओं की मदद से इस मिट्टी को अधिक उर्वरक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सीधी सी बात यह है कि जो भौतिक परिस्थितियाँ बन रही है उसकी वजह से ये मिट्टी उपजाऊ नहीं रह पाती, लेकिन अगर हम कृत्रिम तरीके अपनाएं, कुछ उर्वरक इसमें डालें, कुछ और तरीके अपनाएं, तो यह मिट्टी उपजाऊ हो सकती है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली मिट्टी है वनीय मृदा, वन। एक मिनट, इसके बारे में ज़रा जानिए, ये क्या है। यह मिट्टी जो है पूर्वोत्तर भारत, शिवालिक पहाड़ी और दक्षिण भारत के पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे, इन क्षेत्रों के पर्वतीय ढालों पर वनीय मृदा पाई जाती है, और इस मृदा की जो परत है वो पतली होती है। जाहिर सी बात है कि पर्वतीय ढाल है तो इस पर ज़्यादा मोटी मृदा के बनने की जो है संभावना भी कम है, क्योंकि ज़्यादा होगा तो या तो बारिश की वजह से वो हो जाएगा, बह जाएगा, या फिर वैसे भी उसका लोड हो जाए तो भूस्खलन वगैरह ऐसी समस्याएं होती हैं। लेकिन नेचुरल तरीके से यहाँ पे पतली परत बनती है इसकी, और इसकी ऊपरी सतह पर जैविक पदार्थ बहुलतम पाए जाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है वनी मृदा। उस ढाल पे, पर्वत के ढाल पे वन वगैरह हैं, उन्हीं की पत्तियाँ गिरी हैं, जैविक पदार्थ वहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्हीं से ये मिट्टी बनी है, तो जैविक पदार्थ की बहुलता तो रहेगी ही। अच्छा, आगे देखते हैं। ये देखिए सॉरी, यह मृदा बागानी फसलों के अनुकूल है। ओके, भारत के अधिकतर बागानी फसल जैसे कि चाय, रबड़ इसी मिट्टी में उत्पन्न होती है। एक और चीज़, पूर्वोत्तर भारत तथा शिवालिक क्षेत्र में झूम की खेती, सीढ़ीनुमा खेती भी इसी प्रकार की मिट्टी में की जाती है। अब देखिए एक और चीज़ है, यह मृदा क्षरण की गंभीर समस्या से ग्रसित है। कभी कभी इस तरह के प्रश्न, स्टेटमेंट भी दिए जा सकते हैं। कंटूर फार्म विकसित करके इस मिट्टी को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अब समझिए कंटूर फार्म क्या होता है। कभी कभी यूपीएससी पूछ लेती है कि मिट्टी को बचाने के उपायों पे प्रश्न आ गए। कंटूर फार्मिंग का मतलब ये होता है, सीढ़ीनुमा खेती और कंटूर फार्मिंग में ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि ये ढाल है, ये पर्वत है, तो क्या हुआ कि अगर हम डायरेक्ट इस पे फसल बो दें और यहाँ से हम पानी डालें फसल में, तो पानी बहते आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, अपरदन बहुत तेज होगा और सारी मिट्टी बह के नीचे आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस लेवल पे, इस ऊंचाई पे हमने कुछ 2-4 फीट चौड़ा, 5 फीट चौड़ा, जितनी सुविधाजनक हो सकती है, ये पट्टी हमने पर्वत के चारों ओर बना दिया। अब इस पट्टी पर एक लेवल बन गया, ठीक है, मान लेते हैं 10 कदम चौड़ा है ये, तो 10 कदम चौड़ाई तक एक लेवल है, ढाल नहीं है इसमें, एकदम सपाट है, एकदम सपाट ऐसे। तो इस पे हम खेती कर सकते हैं। इसके बाद से एक यहाँ पे हमने बना लिया ऐसे, इस पर हम खेती कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कंटूर फार्मिंग,
कि ऊंचाई नहीं है, ऐसे ढाल नहीं है, बल्कि ये बराबर ऐसे बराबर है, ऐसे बराबर है। अब इस पे हम पानी डालेंगे तो कम से कम इस क्षेत्र में पानी डायरेक्ट ऐसे नीचे की ओर नहीं बहेगा, आराम से फैलेगा। ठीक है, तो इससे मृदा का अपरदन रुक जाता है, इससे फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर आपने फिल्में देखी होंगी, पर्वतीय क्षेत्रों में का सीन देखा होगा तो ऐसी चीज़ें दिखेंगी, या एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो कंटूर फार्मिंग का चित्र वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, चलिए आप देखिए क्या आगे क्या लिखा है। कर्नाटक, असम, मेघालय में इस मिट्टी के ऊपर बांस की बागवानी कृषि होती है। ठीक है, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और त्रिपुरा में इसके ऊपर रबड़ की बागवानी होती है। ठीक, ये इस तरह के प्रश्न बनते हैं, पूछा जा सकता है। अब आते हैं लवणीय मृदा पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे खास बात इसकी देख लीजिए कि यह मृदा जो है अंतर प्रवाह क्षेत्र की विशेषता है। अंतः प्रवाह का क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि ये भारत है और यहाँ से कोई नदी बही, और वो नदी बह के सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि एक नदी बहती है तो या तो किसी झील में गिर जाती है या समुद्र में गिर जाती है। लेकिन राजस्थान की तरफ आप देखेंगे कई नदियाँ ऐसी हैं, छोटी बड़ी, लूनी नदी का नाम आपने सुना होगा, वो नदियाँ इधर मरुस्थल में आके गायब हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये प्रवाह, इसका द एंड जो है वो कहीं झील में नहीं हुआ, किसी समुद्र में नहीं हुआ। इस तरह के प्रवाह को अंतः प्रवाह कहते हैं। ठीक, ये इसकी सबसे खास विशेषता, इस मिट्टी की खास विशेषता। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह हैं, इन्हीं क्षेत्रों में झीलें हैं, उनके आसपास, उनके किनारों की तरफ का जो क्षेत्र है उधर लवणीय मृदा जो है बन जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो मृदा का अंतः प्रवाह की विशेषता है यह मृदा, और इसे पलाया मृदा भी कहते हैं। ये अभी जो मैंने बताया ना कहानी, जैसे नदी आई इधर कहीं गायब हो गई मरुस्थल में, इसके आसपास के क्षेत्र को ना पलाया क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कहाँ पाई जाएगी? मरुस्थलीय प्रदेश के जो पलाया क्षेत्र है वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ और बलुई क्षेत्र में इसकी प्रधानता है। भारत में राजस्थान के लूनी बेसिन, अभी नाम हमने लिया था, सांभर झील का क्षेत्र जो है, सांभर झील के आसपास, सांभर के बारे में वैसे भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लवणीय झील है, वहाँ से नमक भी बनाया जाता है। ओके, और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई छोटे छोटे बेसिन में यह मृदा विकसित हुई है, और मैदानी भारत में भी यह कहीं कहीं पे पाई जाती है, लेकिन मोटे तौर पे ये जो क्षेत्र बताया हमने वहाँ पाई जाती है लवणीय मिट्टी। ओके, ये बात समझ में आ गई। एक कमाल की बात है, यहाँ से प्रश्न बने हैं। इसे रेह या ऊसर मृदा भी कहा जाता है। रेह या ऊसर मृदा, इसमें लवण बालू और क्ले की प्रधानता होती है। वर्षा होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा रेह की विशेषता। रेह यहाँ उत्तर भारत में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को पता होगा कि रेह इस तरह से कहीं कहीं पे मिल जाते हैं ऐसे क्षेत्र। ठीक है, और ऊपर लिखा भी है कि कहीं कहीं उस रेगिस्तानी पलाया क्षेत्र से बाहर भी ये मिट्टी मिलती है। तो वर्षा होने के बाद क्या होता है कि सतह के लवण जो है वो घुल करके नीचे चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है, गर्मी बढ़ती है, तो ये जो है ये प्रक्रिया तीव्र होती है और लवण पुनः ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, उस मिट्टी से लवण वैसे बाहर निकले हुए दिख जाएंगे, ऐसे इस रेह मिट्टी में। मेरे ख्याल से मैंने देखा है, एक बार मैं एक जगह गया था तो इस तरह की मिट्टी मैंने देखी थी, मुझे बड़ा अजीब लगा था, तो मैंने पूछा था। छोटे ही क्षेत्र में थी, एक नदी जैसी चीज़ थी, नदी, पतली सी नदी जैसा, उसी के आसपास का क्षेत्र था ऐसे। ठीक है, तो वहाँ मैंने देखा था। खैर, अच्छा, क्षारीय मृदा में भी लवण की प्रधानता होती है। ओके, लेकिन इसमें सोडियम क्लोराइड अधिक होते हैं। ठीक है, जो जल्दी से घुलकर सतह के नीचे नहीं जाते। ये दोनों में अंतर है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल के करीब पहुंच गए थे, तो मरुस्थलीय मृदा के बारे में जान लेते हैं अच्छे से। ध्यान से समझिए, ये जो मरुस्थलीय मृदा है अरावली पर्वत के पश्चिमी राजस्थान की विशेषता है। अब देखिए, ये हो गया भारत। ऐसे इतना ही बनाता हूँ क्योंकि ये आसान है इतना बनाना, इस पे स्क्रीन पे। ये है अरावली पर्वत। ठीक, मान लेते हैं कि राजस्थान है, ये अरावली पर्वत है। तो ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा हो गया, ये पश्चिमी हिस्सा हो गया, और अरावली के पश्चिम में थार का रेगिस्तान है। ठीक है, और उधर की मिट्टी को मरुस्थलीय मृदा कहा जाता है, मरुस्थल है उधर। ओके, इसके अंतर्गत लवण और बालू की प्रधानता होती है। बालू तो है ही, उसमें कॉमन सेंस भी लगाएंगे समझ में आ जाएगा। अच्छा,
फास्फेट खनिज भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ समझिए क्या लिखा है, इसकी सबसे बड़ी समस्या नमी की कमी है। लेकिन जब वर्षा ऋतु में नमी की उपलब्धता होती है तो यह मृदा मोटे अनाजों के लिए अनुकूल हो जाती है। भारत का अधिकतर बाजरा इसी मृदा में उत्पन्न किया जाता है। बाजरे की खेती के लिए ये जानी जाती है। अच्छा, वर्तमान समय में इस मृदा का उपयोग चारे की कृषि तथा कई प्रकार के दलहन की कृषि के लिए किया जाता है। आपको मेंस में एक उत्तर लिखने को मिल सकता है, जो नहर बनाई गई इंदिरा गांधी नहर, उसका असर क्या हुआ है इस पर, इस क्षेत्र में। वाटर मैनेजमेंट में भी आप ये चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, उसका बड़ा रोल है, उसकी वजह से कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, कुछ नुकसान भी हुए हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उस पर हम कभी अलग से बात करेंगे। अच्छा, अब देखिए अगली मिट्टी कौन सी है, पीट या जैविक मृदा। इसके बारे में समझ लीजिए क्या है ये मृदा। जो है मृदा उर्वरक मृदा की श्रेणी में नहीं आती। ये जो है ये मृदा उर्वरक नहीं है। ठीक है, उर्वर नहीं है बेसिकली। उर्वरक तो वो होता है, मतलब खाद जिसको बोलते हैं ना, उर्वरक। उर्वर मृदा की श्रेणी में नहीं आती। अच्छा, यह डेल्टाई भारत की विशेषता है। डेल्टाई भारत बोले तो ये भारत ये रहा, यहाँ से नदी आई, इधर डेल्टा बन रहा, इधर कहीं यहाँ से नदी आई, इधर डेल्टा बन रहा है। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं कि पश्चिम में बहने वाली नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्री में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है। इसको हम कवर करेंगे अलग से। ठीक है, इसमें शायद नहीं है, लेकिन मेंस में तो डेफिनेटली इसको कवर करेंगे। ओके, आप चलिए। हाँ, तो ये उर्वर नहीं है, डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य क्षेत्र देखिए कौन कौन से हैं। केरल के एलप्पी जिला तथा उत्तरांचल का अल्मोड़ा जिला। इस मृदा में क्ले की प्रधानता होती है। क्ले बोले तो अगर आप समझें, कहीं पे अगर आपके यहाँ तालाब हो, ठीक है, या कभी कभी भी तालाब देखा हो, तो क्या होता है कि तालाब का पानी धीरे धीरे अगर पीछे हटने लगे, मान लेते हैं तालाब है, ठीक है, तो वहाँ पे ना मिट्टी में एक परत बनती है एकदम चिकनी सी। अगर आप उसको ऐसे ऐसे टच करेंगे, देखो मैंने टच किया तो लाइन बन गया, उसको टच करके एकदम मुलायम सा ऐसा लगेगा कि कोई क्रीम है, उसको क्ले बोलते हैं। एकदम उसके कण बहुत बारीक, बहुत छोटे होते हैं, बड़ी मुलायम मिट्टी होती है। तो ये इसकी खास बात है, इसमें क्ले की प्रधानता होती है। अच्छा, ज्वारीय प्रभाव से यह अक्सर जलमग्न होती रहती है, क्योंकि किनारे है, समुद्र के किनारे है, ज्वार आएगा तो डूब जाएगी। अतः इसके क्ले मृदा में नमी और लवण की कमी नहीं होती। इसमें नमी भी पर्याप्त रहेगी, लवण भी पर्याप्त रहेंगे। समुद्र में लवण की कमी थोड़ी है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें ह्यूमस का अंश जो है कम होता है, गौण होता है, क्योंकि लवण युक्त इस मिट्टी में सूक्ष्म जीवों का विकास नहीं हो पाता। हाँ, सही बात है, तो इसकी वजह से भी। ओके, एक मिनट, मेरे ख्याल से ये टॉपिक पूरा हो गया है, देख लें। हाँ, तो वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, नदियों से क्वेश्चन तो हर साल लगभग आते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होता है कि किस नदी से प्रश्न आ सकता है। कुछ ही नदी तंत्र हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसमें मैंने 3 नदियों को लिया है। इसके अलावा जो अलग से मैं PDF नोट बना रहा हूँ, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको दिया करूँगा। ठीक है, अगर आपके पास PDF नोट नहीं है तो सिंपल सी चीज़ है, जाइए डिस्क्रिप्शन में जानकारी मिल जाएगी और आपका बहुत अधिक समय बच जाएगा। आप उसको लेके, सारी नोट लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेके जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, तैयार हो जाएगा। तो कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं। देखिए, कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी नदी है। पहली कौन है? गोदावरी। अच्छा, कुछ लोगों को एक चीज़ में अंतर नहीं समझ में आता, कोई नदी बड़ी है और कोई नदी लंबी है, इसमें अंतर क्या है? जैसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजान है, लेकिन दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। लंबी नदी का मतलब होता है कि यह कितनी लंबाई तक जा रही है, बह के कितनी दूरी तक जा रही है। और बड़ी नदी का मतलब है कि इस नदी में जो पानी है वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना ज़्यादा, मतलब कितने ज़्यादा जगहों से पानी इसमें आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ है कि इसके पानी ढोने की क्षमता, कितना अधिक पानी इसमें है, इस नदी में साल भर कितना बहता है, या जो भी है इस हिसाब से। तो बड़ी होने का मतलब समझ गए, लंबी होने का मतलब समझ गए। तो ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ओके, अब देखिए, जो सह्याद्री में
महाबालेश्वर के निकट से निकलती है। देखिए ये भारत है, ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। इधर का जो हिस्सा है यहाँ पे एक श्रेणी है, उसको सह्याद्री कहते हैं, और वहाँ से महाबालेश्वर के निकट से ये निकलती है और पूरब की तरफ बहती है, ऐसे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ओके, इसकी कुल लंबाई इतने किलोमीटर है, जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखिए, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। मैंने अभी जब मैं इस नोट को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि एक चीज़ मुझे शामिल करनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ये नदी बह रही है तो इसके लेफ़्ट और राइट ऐसे जो है, लेफ़्ट राइट से कैसे कौन सी नदी आके मिलती है, कि दाहिने साइड से ये नदियाँ मिलती हैं, बाएं साइड से ये नदियाँ मिलती हैं। एक कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं, कई लोगों को शायद नहीं पता होगा कि नदी के दाहिने साइड से कोई नदी जुड़ी है, बाएं साइड से जुड़ी है, कैसे तय करते हैं? ऐसे तय करते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और इधर जा रहे हैं, और बगल में यहाँ एक नदी है, ये भी इधर जा रही है, ठीक। तो हुआ ये कि आपका ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी तरफ अभी ये दाहिना हिस्सा है, ये बायां हिस्सा है। तो इस साइड से कोई नदी आके मिलेगी तो वो दाहिने तरफ से आके मिल रही है, इधर से आके मिलेगी तो बाईं तरफ से आके मिल रही है। आपका दाहिना बायां, नदी का दाहिना बायां, यानी कि जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइए। आपका दाहिना, नदी का दाहिना, आपका बायां, नदी का बायां, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सहायक नदियों को याद कर लेंगे, अच्छे से तैयार हो जाएगा, काम चल जाएगा। गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा देखिए। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भाग का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। एक शायद इसमें नहीं लिखा है, एक मैं आपको बताऊंगा, वैसे आपको पता भी होगा। दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने पीसीएस वाले में दिया है, उसमें ये फैक्ट शामिल है। सॉरी, चलिए। तो प्रायद्वीपीय भाग का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ओके, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। खैर ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस नदी का प्रभाव या इस नदी का जो बेसिन है वो कितना फैला है, कहाँ तक। तो इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं, ठीक है, वहाँ से आती हुई इसमें मिलती हैं। बाकी इतने किलोमीटर लंबी है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्रश्न नहीं आते। हाँ, ये 2 लाइनें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, शेष भाग आंध्र प्रदेश में है। ओके, इसे आप गोल के पी जाइए। ये नीचे की लाइन क्या है? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा 4-5 और नदियां हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले साल ना यूपीएससी ने जो क्वेश्चन दिया था कि पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, उनमें इन सहायक नदियों को ही उठा के दिया था, जिनके बारे में बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं। हालांकि उसमें कुछ नदियाँ ऐसी थीं जो चर्चा में रहती हैं, जो मतलब जानी मानी नदियाँ हैं, भले वो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। ब्रह्मपुत्र के बारे में यूपीएससी का कुछ अलग लगाव रहता है, और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि नदियों से प्रश्न आया तो ब्रह्मपुत्र नदी से प्रश्न आ सकता है। ध्यान से समझिए। इसे उत्पत्ति स्थल पर सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। एक नाम यह है, ठीक, जिसका उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, ठीक है। तो बड़ा अजीब नाम है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, खासतौर से पीसीएस में, कि जो मानसरोवर झील है उसके आसपास से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। आप देखेंगे तो मान लेते हैं कि फिर से मैं भारत बना देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे ऊपर तिब्बत की तरफ ये है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी, इधर से सिंधु नदी निकलेगी, यहाँ से सतलज नदी निकलेगी। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आसपास के ही क्षेत्र से निकलती हैं, एग्जैक्ट एक ही जगह से नहीं निकलती, थोड़ी दूरी है, काफ़ी दूरी है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी सहायक नदियों से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? दिबांग, लोहित, सियांग और बूढ़ी दिहिंग, तिस्ता, धनसिरी। इन सबको लेकर के कहीं न कहीं प्रश्न पहले पूछे गए। यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हैं, उनमें भी इनका जिक्र कहीं न कहीं आ गया है। तो ये वाली लाइन जो है
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र नदी से। बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं। यह एक बारहमासी नदी है, साल भर इसमें पानी रहता है, जो अपने भूगोल और विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों के कारण अनेक विलक्षण विशेषताओं से युक्त है। इसमें वर्ष में 2 बार बाढ़ की स्थिति बनती है। पहली बार जब गर्मी होगी, हिमालय में हिम पिघलेगा उसके कारण, और दूसरी बार जब मानसून का प्रवाह होता है तब। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, बाकी कुछ जनरल सी बातें हैं, समझ लीजिए। हाल ही में इन बाढ़ों की आवृत्ति बढ़ गई है, इमेंस टाइप का क्वेश्चन हो गया। जलवायु परिवर्तन और उच्च एवं निम्न प्रवाह के प्रभाव के कारण बाढ़ों की जो है क्या कहते हैं, विनाशकता, इसका मतलब ये है कि इनसे जो विनाश हो रहा है उसमें भी वृद्धि हो गई है। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के निचले राज्यों में जनसंख्या और खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो ये भी है कि इस पर जो चीन में जो नदी बहती है ये वाली, उस पर वो बांध बना रहा है, कई सारी चीज़ें, तो इसमें कभी कभी बहुत मलबा आने की शिकायत होती है, कभी कभी वहाँ से पानी ज़्यादा छोड़ दिया जाता है तो बाढ़ आ जाती है बेसमय। ठीक है, वो भी एक दिक्कत की बात है। अच्छा, नदी की गतिशील भूस्खलन और भूगर्भीय गतिविधियों के कारण प्रायः नदी के मार्ग में परिवर्तन देखने को मिलता है, ये भी एक समस्या है। ठीक है, असम में आप देखिए कितने ज़्यादा, भारत में 2 ही तो राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ हर साल सुनने को मिलता है, एक है असम, एक है बिहार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा आप जान लीजिए सिंधु नदी जल संधि के बारे में। पिछले साल सिंधु नदी पे क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्ट नहीं आया, उसकी सहायक नदी पे आया था, तो इस बार संभावना कम है। 2023 वाले बैच के लिए उसको फिर कवर कर लेंगे, सिंधु नदी तंत्र को। लेकिन सिंधु नदी जल संधि से क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात यह है कि इस जल संधि को कब अपनाया गया था? 1960 में। ठीक, क्या क्या बातें हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच ये जल संधि हुई थी 19 सितंबर 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। विश्व बैंक किसकी मध्यस्थता में? विश्व बैंक कह रहा था कि ठीक, हम देख रहे हैं, तुम लोग समझौता करो। ओके, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए, और इस संधि में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग दोनों देशों द्वारा कैसे किया जाएगा, इसको तय किया गया। ओके, जल का उपयोग कैसे किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा। इस संधि के अनुसार पूर्वी नदियाँ कहा गया किसको? रावी, ब्यास और सतलज। इसका ट्रिक मैंने बनाया था, शायद आपको पसंद नहीं आएगा। मज़ेदार बात यह है कि जो हम ट्रिक बनाते हैं ना, वो हमें ही पसंद आता है, कोई और हमें ट्रिक बना के दे तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन ठीक है, शायद किसी को पसंद आ जाए। इन तीनों नदियों को याद करने का ये है, राव्यास मैंने कर दिया था, राव्यास। तो राव्यास से रावी, व्यास, और बाद में ये व्यास तो अपने आप में हो गया, लेकिन इस स का मतलब है सतलज। व्या मतलब व्यास हो जाएगा, अब बाकी स वाला सतलज, रा मतलब रावी, ऐसे। तो ये मैंने याद किया था। बाकी इसका भी ट्रिक बनाया था, आपको नहीं पसंद आएगा, आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये है पूर्वी नदियाँ। इनका जो जल है वो भारत के लिए है, इनका जल भारत इस्तेमाल करेगा। और पश्चिमी नदियों में शामिल किया गया सिंधु को, झेलम को, चिनाब को। पिछले साल क्वेश्चन में आंसर चिनाब था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। ओके, तो इनका उपयोग, इनके पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा, इस तरह से तय किया गया। यहीं से प्रश्न बनने की सबसे अधिक संभावना है अगर सिंधु पे आया तो। अच्छा, कुछ और चीज़ें हैं। संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है, यानी कि पश्चिम की नदियों पे थोड़ा बहुत इस्तेमाल अभी भी भारत कर सकता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है। इसके डिज़ाइन और संचालन के लिए भारत को विशिष्ट मापदंडों का पालन करना जरूरी है। कुछ मापदंड बताए गए हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये बना होगा कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है। पनबिजली उत्पादन जैसे 2 तरह से होता है। एक है कि आपने क्या किया कि बांध बना दिया, और बांध के दूसरे साइड में पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है, वहाँ से पानी छोड़ रहे हैं। अगर आपने पुष्पा मूवी देखी होगी तो आपने देखा वो जो लकड़ी वहाँ से गिरा दिया था नदी में, आके यहाँ पे बांध के पास रुक गया था। ठीक, तो एक ये है। रन ऑफ द रिवर क्या है कि आप रास्ते को ज़्यादा बाधित नहीं करते, नदी का जो पानी बह रहा है उसको ज़्यादा बाधित नहीं करते, उसी पे आप जो है वो बनाते हैं पनबिजली वाला टरबाइन वगैरह जो भी सेट करना है, तो इसको कहते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो लगे हाथ एल नीनो और ला नीना को कवर कर लेते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
क्योंकि देखिए इसमें ना भूगोल में भारत का भूगोल भी शामिल है, विश्व का भूगोल भी शामिल है। एक बात मैं बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इस सीरीज़ में ऐसा नहीं है कि एक एक सीरीज़ में मतलब स्टेप वाइज चल रहे हैं कि इसके बाद ये पढ़ा जाना चाहिए, इसके बाद ये किताबों में ऐसा लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आपको कहीं से उठा के कुछ भी दिया जाएगा, आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको उस तरह से तैयार कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ टॉपिक अभी आपको भारत के मिले, भारत के भूगोल के, कुछ विश्व के भूगोल के मिलेंगे। आगे देखेंगे फिर कोई भारत का मिल जाएगा, फिर पढ़ लेंगे। हमें भूगोल पढ़ना है, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, हमें क्वालिफाई करना है। ठीक है जी, चलिए अब इसके बारे में बात करेंगे। एक मिनट। हाँ जी, तो अल नीनो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अल नीनो, उसके बाद से पढ़ेंगे ला नीना। ठीक है, एक चीज़ मैं बताऊं कि ये जो कंसेप्ट है ना अल नीनो और ला नीना, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। अभी भी बहुत सारी थियरीज आती हैं, पता चलता है कि इसमें ये कमी है, वो कमी है, दुनिया भर की बातें। ठीक, लेकिन हमें प्री क्वालिफाई करना है तो हम उस नज़रिए से काम भर की चीज़ें आराम से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे करके कुछ मान लेते हैं, ऐसे कुछ है और ये है। ठीक है, आप गेस करिए क्या है ये। और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, बाकी इधर छोटे छोटे द्वीप हैं, इधर ये एशिया है। ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ये वाला घटना इसी पे होती है, एल नीनो ला नीनो की घटना। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, इधर ये एशिया का हिस्सा है। ठीक, होता ये है, सारी कहानी मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, उसके बाद से आगे मैं पढ़ के बता दूंगा। होता यह है कि सामान्य तौर पर पूर्वा हवा बहती है, आपको पता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मान लेते हैं कि ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है नीचे, ये कर्क रेखा है। तो इस क्षेत्र में पूर्वा हवा बहती है ऐसे, और ये बहती है तो अपने साथ धाराएं भी जनरेट करती है। धारा वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। धाराओं में समुद्री धाराएं बनती है, यानी कि सतह का पानी इधर बहना शुरू हो जाता है। ठीक, जो पानी इधर बहेगा ये उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है, यानी कि आसपास का माहौल वैसे ही गर्म रहता है, तो ये पानी भी गर्म है, तो ये पानी आके यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। ठीक, अब देखिएगा ये गर्म है, ये पानी यहाँ पे गर्म है, इकट्ठा हो गया। अब गर्म जब हो जाता है पानी, या वहाँ की आसपास की हवा जब गर्म होने लगती है, तो हवा क्या होती है, हवा ऊपर उठती है। अब यहाँ से हवा ऊपर उठती है। ठीक, और उठने के बाद जैसा कि मैंने बताया था वो बेल्ट वाले में कैसे अलग अलग बेल्ट बन जाती हैं हवा की, तो ये हवा ऐसे नीचे उतरना शुरू हो जाती है। कुछ इधर भी जाएगी, लेकिन हम इसकी बात करेंगे। इधर हवा नीचे उतरी, ये सॉरी इधर गई, फिर यहाँ से नीचे उतरती है, फिर यहाँ से नीचे उतरी, फिर इधर गई, ऐसे ये सर्किल चलता रहता है, ऐसे सर्किल चलता रहता है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, सिंपल। अब हमने ये प्रशांत महासागर को ऐसे ले लिया। ठीक, यहाँ पे गर्म माहौल था, यहाँ से हवा उठी, यहाँ गई, यहाँ उतर गई। देखिए यहाँ से जब पानी जा रहा था तो गर्म पानी तो हट गया, तो नीचे से ठंडा पानी यहाँ सतह पे आ जाता है। तो जहाँ पे ठंडी रहती है वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, जहाँ पे गर्मी रहती है वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। ये सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। इसको दक्षिणी दोलन के साथ जोड़ कर देखा जा सकता है। एनसो एक शब्द आएगा अभी, एल नीनो, साउथ ऑसिलेशन, ऐसे करके ये घटना चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ ये कि ये जो धारा बनी है समुद्र की सतह पे, इसके तीन हिस्से हो जाते हैं। एक दक्षिणी धारा बन जाती है, एक उत्तरी धारा बन जाती है, और एक बीच की विषुवतीय रेखा धारा बन जाती है। तीनों विषुवतीय धाराएं हैं। अभी इसी चैप्टर में मैं आपको धारा भी पढ़ाने लगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड कंसेप्ट है। तो हुआ ये, फिर से और फिर साफ कर देते हैं कि यहाँ से हवा चल रही थी तो ऐसे विषुवतीय धारा बनी ऐसे, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा था, तो कुछ पानी जो है इस बीच वाले रास्ते से इधर बहना शुरू हो जाता है। तो विषुवत रेखा पे जब ये चीज़ें बनी हैं तो इसको उत्तरी विषुवतीय धारा कह देते हैं, इसको दक्षिणी विषुवतीय धारा कह देते हैं, और जो बीच में बन गई इसको प्रति विषुवतीय धारा कह देते हैं। उल्टा हो गया। ठीक, ये नेचुरल कंडीशन है, ऐसा होता रहता है। जो एल नीनो है, ला नीना है, ये बड़ा ही कम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर देता है। हुआ ये कि यहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका, इधर कहीं ऑस्ट्रेलिया है। ये जो धारा बनी ये वाली, क्या कर, एक मिनट, बाहर से आवाज़ आ रही है। हाँ जी, तो कहाँ थे हम। ये जो धारा बनी है
इसको समझिए कि ये कैसे जाके इसमें मिल रही है। फिर से मैं मिटा रहा हूँ। विषुवत रेखा में 3 धाराएं चल रही हैं, एक उत्तर में चल रही है, एक दक्षिण में चल रही है, एक प्रतिविषुवतीय धारा चल रही है। सिस्टम क्या है कि ये जो पानी आ रहा था तो इसका एक हिस्सा इधर हो जाता है, इधर वापस जाने लगता है, एक हिस्सा इधर ऊपर की ओर जाने लगता है, जिसके अलग अलग नाम है। धारा वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही इसका एक हिस्सा इधर जाता है और एक हिस्सा इधर, इधर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा बन जाती है। और वैसे ही जब ये धारा आती है तो इधर आके फिर इसमें मिल जाती है, फिर ये इसमें मिल जाती है। ऐसा मस्त बना हुआ है। जब एल नीनो की अवस्था आती है तो क्या होता है कि इधर थोड़ा सरक गया। ये जो विषुवतीय रेखा की धारा जो चल रही थी वो इधर आने लगती यहाँ पे, और यहाँ पे पानी जो था वो ठंडा था, क्योंकि नॉर्मली यहाँ से पानी उठ रहा था, यहाँ से ये ऊपर की सतह का पानी चला जा रहा था, नीचे से ठंडा पानी आ रहा था। और किसी किसी साल ऐसा होता है कि इसके आसपास का जो पानी है बहुत गर्म हो जाता है, पूरा माहौल चेंज हो जाता है। इसी को कहते हैं एल नीनो की घटना। ये सामान्य तौर पे एक थ्योरी मैंने पढ़ी थी, उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर एक सिंपल तरीके से कोई बच्चा आपसे पूछे कि भैया दीदी बताओ एल नीनो क्या होता है, तो आप बताइएगा कि देखो बच्चा, ये है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये प्रशांत महासागर है। यहाँ पे सामान्य तौर पर ठंडा पानी है, क्योंकि यहाँ सतह का पानी इधर चला गया, नीचे से पानी ठंडा ऊपर आ गया। एक बार की बात है कि ये पानी जो है गर्म हो गया, यही है एल नीनो। बात ख़त्म, ठीक है ना। अब चलिए, इससे क्या होता है, एक और चीज़ होती है, ये वाला ध्यान रखिएगा। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाला ये भी बदल जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे लो प्रेशर था तो हवा ऊपर उठ रही थी, यहाँ जा रही थी, यहाँ गिर रही थी। जब यहाँ पे गर्म पानी हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ से हवा ऊपर उठेगी, फिर इधर जाएगी, फिर यहाँ बैठेगी, ठीक है ना। ज़रा देखें लिखा क्या है, बड़ा क्या क्या इसमें लिखा है, देखिए परिचय में। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। तापन मतलब गर्मी को। यही चीज़, ये प्रशांत महासागर, ये पूर्वी हिस्सा है, ये गर्म हो गया, वही बात है। यह अल नीनो दक्षिणी दोलन एंसो की उष्ण अवस्था है। इसको एंसो की उष्ण अवस्था कहते हैं, जब इधर जो है गर्मी बढ़ गई, यहाँ से हवा ऊपर उठ रही है, फिर यहाँ के नीचे उतर रही है, ठीक है। और वो जो ला नीना है वो एंसो की ठंडी अवस्था है। ओके, अच्छा, ये जो घटना है ला नीना की तुलना में अधिक बार होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मेंस के भी प्रश्न बनते हैं और प्री के भी क्वेश्चंस बनते हैं। मेंस में तो मैं पूरा अच्छे से डिटेल में आपको एक एक करके कि भारतीय जलवायु पर इसका क्या असर पड़ता है, लेकिन ज़रा देख लीजिए। गर्म जल प्रशांत जेट स्ट्रीम को अपनी तटस्थ स्थिति से प्रशांत के ऊपर एक जेट स्ट्रीम बहती है। आपको पता होगा जेट स्ट्रीम के बारे में आपने पढ़ा है कि हवा जो है सतह से लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे हवा बड़ी तेज़ी से ऊपर बहती है। अभी हमने हाल ही में पढ़ा तो था वो पश्चिमी विक्षोभ वाले में। तो वो जेट स्ट्रीम को ये क्या करता है, ये चेंज कर देता है। इसकी वजह से ना दिक्कत हो जाती है। क्या होता है कि इस परिवर्तन के सापेक्ष उत्तरी अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र जो हैं वो सामान्य से अधिक शुष्क हो जाते हैं, उष्ण हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका का जो खाड़ी तट है किनारे वाला, ठीक है, और दक्षिण पूर्व में यह अवधि सामान्य से अधिक नमीयुक्त हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ हो जाती है। बहुत अधिक वर्षा होती है इधर, ठीक है। किधर, ये उत्तरी अमेरिका है या दक्षिण अमेरिका है, तो इस इलाके में, इधर तटीय इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ओके, अल नीनो के कारण दक्षिण अमेरिका में बारिश अधिक होती है, वहीं इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में इसके कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सिंपल सी चीज़ है। ये है प्रशांत महासागर, चलो गोल बना देते हैं, नहीं तो कई लोग कहेंगे कि प्रशांत महासागर बिस्किट थोड़ी है। इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर इंडोनेशिया है, इधर दक्षिण अमेरिका है, इधर उत्तर अमेरिका है। जाहिर सी बात है कि जब एल नीनो की अवस्था आती है तो इधर ठंडा हो जाएगा, इधर गर्म हो जाएगा, उल्टा हो गया। तो जहाँ पे ठंड हो जाएगी वहाँ पे हवा में जो है ना, हवा ऊपर उठेगी नहीं, ऊपर उठेगी नहीं, ये तो वैसे ही पता है कि नीचे गिर रही है। तो यहाँ की जो नमी है वो ऊपर जाएगी नहीं, बारिश का मौसम बनेगा नहीं, तो बारिश होगी नहीं, इधर सूखा हो जाएगा, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं, मैंने बताया था ना कि दुनिया के रेगिस्तान पश्चिमी भागों में क्यों पाए जाते हैं, क्या क्या कारण है, वहाँ पे सारी बातें मैंने समझाया था। सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखा करिए पूरा, ठीक है। तो यहाँ सूखे की स्थिति हो जाती है, यहाँ पे बारिश की स्थिति हो जाती है, ठीक। चलिए, अल नीनो का गहरा प्रभाव प्रशांत तट से दूर स्थित समुद्री जीवन पर भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ज़रा,
सामान्य परिस्थितियों में अपवेलिंग के कारण, इस पे क्वेश्चन आया है, अपवेलिंग के कारण समुद्र की गहराई से ठंडा पोषक तत्वों से युक्त जल ऊपरी सतह पर आ जाता है। सिंपल सी चीज़ है। ये रहा समुद्र, ठीक है। यहाँ का पानी इधर बह गया ऊपर का, नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, इसमें जो पोषक तत्व हैं वो भी ऊपर आ रहे हैं, मछलियों के लिए अच्छा भोजन मिल रहा है। इसी को कहते हैं अपवेलिंग, ठीक है। तो उस पर असर पड़ता है, क्योंकि अब यह ठंडा हो रहा था, यह अचानक से गर्म हो गया, तो पहले तो नीचे से पानी ऊपर अब उतना आने से रहा। उसके अलावा यहाँ पे जो जीव जंतु थे वो अचानक से टेम्परेचर में चेंज आ गया तो सह नहीं पाते, मरने लगते हैं, ये समस्या होने लगती है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने पढ़ा था, अल नीनो के कारण अपवेलिंग प्रक्रिया कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है, वही बात बता रहा था। यह पूरी तरह से रुक जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गहराई में मौजूद पोषक तत्वों के सतह पर न आ पाने के कारण तट पर स्थित फाइटोप्लैंक्टन जंतुओं की संख्या में कम, ये फाइटोप्लैंक्टन जो है ना, छोटे छोटे जीव हैं, इनको मछलियाँ खाती हैं, इनमें कमी आ जाती है। यह उन मछलियों को प्रभावित करती है जिनका भोजन फाइटोप्लैंक्टन है। साथ ही यह मछली खाने वाले प्रत्येक जीव को प्रभावित करती है। यहाँ की पूरी पारिस्थितिकी जो है बदल जाती है, ठीक है। अच्छा, गर्म जल उष्णकटिबंधीय प्रजातियों को भी सतह पर ला सकता है। क्यों, कैसे ऐसा होता है कि इससे ये येलो टन, ये अल्बाकोर टूना मछली, ये सामान्यतः सर्वाधिक ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी आ जाते हैं। और एक और चीज़ होती है, मैंने पढ़ा था, अभी ध्यान आया कि ना, यहाँ पे जब मछलियाँ मरने लगती, बड़ी संख्या में मछलियाँ मरती हैं और मछलियाँ मर के सड़ती हैं, तो पूरा जो है इसका असर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पे पड़ता है, दुनिया के बाकी हिस्सों पे भी पड़ता है, ठीक है। भारत की जलवायु पे कैसे असर पड़ता है इसमें हम बात करेंगे कभी, अच्छे से, बहुत बढ़िया से समझाएंगे। अब हम बात करते हैं ला नीना की। ला नीना एकदम उसका उल्टा हो गया, जहाँ पे गर्मी थी वहाँ पे बहुत अधिक ठंडा हो गया। आप कहेंगे उल्टा कैसे हो गया, वो तो पहले से था समझिए ज़रा। मतलब मैंने अभी बताया कि सामान्य तौर पे यहाँ पे पानी यहाँ से जा रहा था, यहाँ ठंडी थी, सब कुछ ऐसे था, ये तो पहले से था। तो अभी ला नीना कहाँ से आ गया? ला नीना इसलिए हो गया क्योंकि ये जो ठंडी थी ना, सामान्य से ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ठीक है, इसलिए। तो एंसो की शीत अवस्था है, जैसे वो उष्ण अवस्था थी, ये शीत अवस्था है। यह पैटर्न पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के असामान्य शीतलन को दर्शाता है। सामान्य शीतलन तो था ही, असामान्य हो गया, मतलब इतनी उम्मीद थी नहीं जितना ठंडा हो गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या लिखा है, उष्णकटिबंधीय, पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत, मतलब ये है कि आपको पता है ये उष्णकटिबंध है, ये प्रशांत मैंने गोला बना दिया, तो ये इसका पूर्वी हिस्सा है, ये वाला, यहाँ की बात हो रही है। वहीं पेरू तट आप देख लीजिए, ठीक है, वहाँ पे जो धाराएं बहती हैं, पेरू की धारा, ये सब हम पढ़ेंगे, अम्बोल्ट की धारा। अच्छा, अल नीनो की घटना जो कि आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहती, के विपरीत, यानी कि अल नीनो के विपरीत ला नीना की घटनाएं 1 वर्ष से 3 वर्ष तक बनी रह सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि ला नीना की घटना हुई तो ये जो ठंडा वाला माहौल बना था ना पूर्वी तट पे प्रशांत महासागर के, वो काफ़ी समय तक 3 साल तक रह सकता है। ओके, तो ये सारी बातें हैं इसमें। अच्छा, दोनों घटनाएं उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान चरम पर होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दियों के दौरान दोनों घटनाएं ज़्यादा होती हैं। ऐसा नहीं है कि गर्मी के टाइम पे एल नीनो आएगा, सर्दी के टाइम पे ये ला नीना आएगा। गर्मी ठंडे के टाइम पे ही दोनों घटनाएं, ला नीना एल नीनो, उसी समय चरम पे होती हैं। अच्छा, अमेरिका के पश्चिमी तट के पास अपवेलिंग बढ़ जाती है इस समय कब, ला नीना जब आ रही है तब अपवेलिंग, आपको पता है ना, नीचे से ही आ रहा है ठंडा पानी, जिससे पोषक तत्वों में भरपूर ठंडा पानी सतह पर आ जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका के मत्स्य पालन उद्योग पर प्रायः इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारतीय जलवायु पर भी इसका बढ़िया प्रभाव पड़ता है। भारत में खूब वर्षा होती है, जिस साल ये ला नीना की घटना होगी खूब बढ़िया से वो होगा। अच्छा, यह अधिक गंभीर हरिकेन को भी बढ़ावा दे सकता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। हरिकेन पता है आपको, हरिकेन जो है तूफान है जो कि अमेरिका में आता है। ओके, अच्छा, यह जेट स्ट्रीम को उत्तर की ओर ले जाने का भी कारण बनता है, जो कि पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पहुंचकर कमज़ोर हो जाता है। सिंपल है, वही जेट स्ट्रीम जो पहले दक्षिण की ओर आ गया था अब उत्तर की ओर खिसक के चला जाएगा। ओके, यह पेरू और इक्वाडोर जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों में सूखे का भी कारण बनता है, वो तो बनना ही था, क्योंकि जैसे ला नीना के समय पे इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया,
इधर सूखा पड़ गया था एल नीनो के टाइम पे, यहाँ बनेगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक मरुस्थल है, पिछले बार मैंने बात किया था, अटाकामा मरुस्थल, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, बगल में समुद्र का किनारा है और उस वहीं पे मरुस्थल है, बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। और लाल नीना का टाइम आएगा तो और नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, पश्चिमी प्रशांत, हिंद महासागर और सोमालियाई तट के पास तापमान में वृद्धि के कारण ऑस्ट्रेलिया में भी जो है भारी बाढ़ आती है। कारण क्या है, मैं फिर से बनाता हूँ। ये है प्रशांत महासागर गोला सा, ठीक। तो इस समय हुआ ये है ला नीना के समय, इधर ठंडी हो गई है, इधर गर्मी हो गई है। तो गर्मी जब ज़्यादा होगी इधर, तो यहाँ से हवा ऊपर उठेगी, ज़्यादा बारिश करेगी। वैसे भी समुद्र में ये जगह बन रही है, पानी की कमी नहीं है, तो वाष्प बन के जाएगा, ऊपर बारिश होगी, ठीक है। मानसून पे भी इसका अच्छा असर होता है। ये सारी चीज़ें, बाकी मृदा वाला हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है, 1 मिनट। चलिए, अगला टॉपिक है करंट अफेयर का, है केज कल्चर। एक कंसेप्ट है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि केज कल्चर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखने में नहीं लग रहा है कि ये कृषि से संबंधित है। वैसे तो हम एक्वा कल्चर, इस तरह से कई सारे नाम देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि कृषि का एक प्रकार है। लेकिन केज कल्चर अपने आप में कभी कभी लगता है कि आर्ट एंड कल्चर का कुछ है। इसको समझ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका कंसेप्ट है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस पे काम होता है, हमारे यहाँ भी अब होने वाला है। भारत सरकार के तहत मत्स्य पालन विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे बात करेंगे कभी, एक योजना है PMMSY संपदा योजना, इसको सिंपल कहते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई है। इसी के तहत केज कल्चर जलीय कृषि को बढ़ावा देने हेतु निवेश लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो जानना जरूरी है, ठीक है। केज कल्चर के तहत क्या है, मौजूदा जल संसाधनों के भीतर ही मत्स्य पालन शामिल होता है। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, फिर समझा देता हूँ। जबकि यह एक केज या पिंजरे के माध्यम से संलग्न होता है जो पानी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है। सिंपल सा मतलब ये है, समझ लीजिए कि पानी, ये पूरा पानी है, समुद्र है, ठीक है। अब इसमें अगर हम ऐसे मछली पालें, यहाँ मछली हमने छोड़ दिया, ज़रूरी थोड़ी है कि यहीं पर रहेगी, भाग जाएगी कहीं और, यहाँ पे पोषक तत्व तो मिल जाएगा, यहाँ चली जाएगी। तो एक पिंजरा जैसा बना दिया गया, मान लेते हैं जाल जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया गया, और इसी जाल में, इसके अंदर मछली हमने पाल लिया। तो इसमें ताज़ा पानी आता जाता रहेगा, लेकिन मछली आती जाती नहीं रहेगी, मछली इसके अंदर ही रहेगी, ठीक है। ये है केज कल्चर। केज मतलब एक तरह से पिंजरा जैसा होता है, उसी में। बाकी इसके महत्व और चीज़ों के बारे में बताया गया है, वो आप नहीं भी जानेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। मेंस के लिए आपके लिए काम का ये हो सकता है, ठीक है। इसमें बाकी चीज़ें दी गई हैं कि कैसे किया जाता है, फ्लोटिंग फ्रेम, जाल, मोरिंग सिस्टम जिसमें रस्सी, बोया, लंगर, ये सब इससे बढ़िया से ऐसे बना दिया जाएगा, और इसी में ये जाल जैसा रहेगा, ताज़ा पानी आता जाता रहेगा, इसी में मछली रहेगी, अपना खाएगी पिएगी, बड़ी होगी, फिर शिकार हो जाएगा उसका, ठीक है, मत्स्य पालन होगा। ये है केज कल्चर, सिंपल। सरकार इस पे काम कर रही है, और ये किस योजना के तहत आता है, कौन सी योजना है, मत्स्य संपदा योजना, वो ध्यान रखेंगे। बाकी जो है PDF में चीज़ें मिल जाएंगी, ये अभी मैं पढ़ूंगा तो चलो ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि छोड़ रहे हैं तो पढ़ ही देता हूँ, लेकिन देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। तो ये है, इससे बनी होती है, जिसमें बड़ी संख्या में मछलियों को पकड़ने और पालने के लिए गोल या चौकोर आकार का तैरता हुआ जाल शामिल होता है, और इसे जलाशय, नदी, झील या समुद्र में स्थापित किया जा सकता है। हाँ, ये बढ़िया है, ये छूट जाता तो शायद गड़बड़ हो जाता। सिर्फ समुद्र में नहीं, कहीं जलाशय में भी, नदी में भी, झील में भी, कहीं भी इसको आप ऐसा बना के कर सकते हैं। केज एक्वाकल्चर के तहत प्राकृतिक धाराओं का उपयोग करने के लिए इसे इस तरह से तैनात किया जाता है जो मछली को ऑक्सीजन तथा अन्य उपयुक्त प्राकृतिक स्थितियां प्रदान करते रहें, ठीक है। इसके कारण क्या है, कारण यही है कि इसकी अभी क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, व्यापार भी बढ़ाना है, डिमांड बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए केज कल्चर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसमें इन्वेस्ट भी ज़्यादा नहीं करना है। छोटे और सीमित संसाधन वाले किसान पारंपरिक कृषि फसलों के विकल्प तलाश रहे हैं तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। केज कल्चर प्रणाली में प्राप्त होने वाले उच्च उत्पादन को देखते हुए बढ़िया उत्पादन होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या है, वैसे आप करते तो मछलियाँ भाग जाती ना, इसमें वही रहेंगी उसी में। देखते हुए भारत में समग्र मछली उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। बाकी महत्व की बात वही है कि भूमि पर मत्स्य पालन की बाधाओं को दूर करेगा, अच्छी बात है। इसके अलावा
यह मौजूदा जल निकायों में मत्स्य पालन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक यानी कि ऑक्सीजन युक्त जल के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता को दूर करता है। एक ही जल में लगातार बहुत ज़्यादा मछलियाँ पालते पालते उसके ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, ठीक है। संसाधनों में भी कमी आ जाती है, उनके खाने पीने की भी हो। आप देखिए कई जगहों पे डेड जोन बनने लगे हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। पानी के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है उसको डेड जोन कहते हैं। तो ये डेड जोन से इसका कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट कहने का मतलब ये है कि पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति यहाँ पे बनी रहेगी तो मछलियाँ अच्छे से मतलब उनका उत्पादन अच्छे से होगा। बाकी कुछ चीज़ें हैं, कम से कम कार्बन उत्सर्जन होगा। केज कल्चर एक कम प्रभाव वाली कृषि पद्धति है जिसमें उच्च रिटर्न और कम से कम कार्बन उत्सर्जन गतिविधि होती है। बाकी विस्तार के अवसर क्या है कि एक्वाकल्चर तेज़ी से विस्तार करने वाला उद्योग प्रतीत होता है और यह छोटे पैमाने पर भी अवसर प्रदान करता है। भारत की लंबी तटरेखा है, इतनी बड़ी तटरेखा, एक सेकंड ये देखिए, आप नहीं दिखाऊंगा तभी आपको पता। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आराम से, इधर अंडमान निकोबार है, इधर भी मछली पालन किया जा सकता है, तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। ठीक है जी। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। अच्छा, एक ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हर साल यूपीएससी एक ऐसा क्वेश्चन पूछती है जो किसी निकाय से, किसी बॉडी से संबंधित होती है। और ये जो है नदी जोड़ने की जो परियोजनाएं हैं उस पर क्वेश्चन मेंस में लगातार आ रहे हैं। इसमें एक नई संस्था, नई अथॉरिटी गठित करने की बात हो रही है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी NIRA के गठन पर मतलब सरकार विचार कर रही है। अच्छा, NIRA को देश में नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजनाओं की योजना, अन्वेषण, वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय के रूप में जाना जाएगा। क्या मतलब है? सिंपल सी बात है कि अगर नदी जोड़ने की परियोजना चल रही है तो उसकी योजना बनाएगी ये संस्था, उस पर रिसर्च करना होगा, करेगी, पैसे का जुगाड़ भी करेगी और जो परियोजना है उसका क्रियान्वयन भी देखेगी। बहुत ज़्यादा व्यापक इसके काम होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। पहली बात कि NIRA, इसको शॉर्ट में यही हम बोलेंगे, ठीक है, नदियों को जोड़ने वाली सभी परियोजनाओं के लिए एक अम्ब्रेला निकाय के रूप में काम करेगी। ये अम्ब्रेला निकाय, अम्ब्रेला योजना, इस तरह से नाम आपने सुना। अम्ब्रेला मतलब छाता, ठीक है। अब एक छाता है, ऐसे मैं बना दूँ, ये ऐसे डंडी, तो इसमें क्या होता है, अम्ब्रेला में आपने ऐसे देखा होगा, उसमें कई सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं उसके अंदर। एक अम्ब्रेला छाता जैसे ढक लेता है बहुत सारी चीज़ों को, तो उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, छोटी छोटी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। जैसे एक अम्ब्रेला योजना बनी, इसका मतलब ये है कि उस योजना के अंदर भी छोटी छोटी योजनाएं कई शामिल हो सकती हैं। ऐसे ही अम्ब्रेला निकाय बना तो इसके अंदर भी कई जो है, आप कह सकते हैं, कई छोटे छोटे निकाय भी बन सकते हैं, कई स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके रूप में ये काम करेगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मौजूदा राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA का स्थान लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सालों से ये चल रही थी। अब इसको हटा के, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को हटा के नीरा ये बन जाएगा। ओके, NIRA। अब देखिए कुछ और इसकी शक्तियों, विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। यह पड़ोसी देशों और संबंधित राज्यों एवं विभागों के साथ समन्वय करेगा तथा नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं और उनके विविध पहलुओं के तहत पर्यावरण, वन्यजीव और वन को मंजूरी देने संबंधी मुद्दों पर भी अधिकार रखेगा। ठीक है, उसके जो विभिन्न पहलू होंगे नदियों को जोड़ने संबंधी। अच्छा, एक क्वेश्चन का हिस्सा ये हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। NIRA के पास धन सृजित करने और उधार ली गई धनराशि या जमा प्राप्त धन या ब्याज पर दिए गए ऋण की रिकवरी करने के रूप में भी काम करने की शक्ति होगी। मतलब यह है कि ये ऐसे उपाय करेगा जिससे पैसा आए इसके पास, किसी को पैसा ऋण भी दे सकता है, ऋण ले सकता है, इस तरह की चीज़ें। बैंक नहीं है, मतलब पैसा इकट्ठे करने की, रिसोर्स इकट्ठे करने की शक्ति इसके पास होगी ताकि परियोजनाएं चल सकें। ओके, कुछ और बातें देख लेते हैं इसमें। इसके पास व्यक्तिगत या एकल लिंक परियोजनाओं के लिए एक विशेष परियोजन वाहन, स्पेशल पर्पस व्हीकल स्थापित करने की शक्ति होगी। मतलब यह है कि अभी कहा ना हमने कि अम्ब्रेला निकाय है, तो अपने तहत किसी कोई परियोजना है
उसको चलाने के लिए, उसकी निगरानी के लिए, उसका काम देखने के लिए ये चाहे तो एक नया निकाय गठित कर सकता है। ठीक है। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बॉडी बना दिया जाए, एक ऐसी संस्था जैसा कह सकते हैं बना दिया जाए, जो किसी खास परियोजना से संबंधित हो। परियोजना पूरी हो जाएगी, बात ख़त्म, ये इसका भी काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इस तरह के शब्द आप अक्सर सुनते रहते होंगे। तो ये हो गया, बस इसमें यही बात थी। अब अच्छा, एक और, हाँ जी ये भी है। प्रस्तावित निकाय जो है अंतर्राज्य और अंतराराज्य दोनों परियोजनाओं के लिए काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राज्य और अंतराराज्य, इन दोनों में क्या अंतर है? इंट्रा स्टेट का मतलब होता है, पहले अंतर्राज्य समझते हैं। अंतर्राज्य का मतलब है एक ये राज्य और एक ये राज्य। ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई संबंध बने तो इसको इंटर स्टेट कहते हैं। और इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि एक राज्य है, इसी के अंदर जो बातें, जो घटनाएं हो रही हैं। ठीक है। तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, समझ में आ गई बात। तो इस तरह की परियोजनाओं के लिए काम करेगा, क्योंकि बहुत सारी परियोजनाएं होंगी जो किसी एक राज्य के अंतर्गत ही चलेंगी। बहुत सारी परियोजनाएं होंगी जो एक या एक से अधिक राज्यों के साथ चलेंगी, तो उसके लिए काम करेगा। यह परियोजनाओं हेतु आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोतों से धन जुटाने का कार्य भी करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के अंदर से भी ये पैसा जुटा सकता है, बाहर से भी पैसा जुटा सकता है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको हम इकॉनमी में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई इस संस्था के बारे में। अब देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है ज्वालामुखी, और इसी से संबंधित हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। ज्वालामुखी के बाद आई थिंक रिंग ऑफ फायर के बारे में हम पढ़ेंगे, ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। अब देखिए ज्वालामुखी क्या है, यहाँ लिखा है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ज्वालामुखी एक विवर या छिद्र है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिससे लावा, राख, गैस, जलवाष्प, इन सब का उद्गार होता है। आपने देखा होगा इस तरह से कोई संरचना बनी है, यहाँ से ऐसे जो है निकल रहा है। तो ये जो छेद है, ये जो छेद है, इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है। अब इससे संरचनाएं तरह तरह की बनती हैं, तो मोटे तौर पे जो हमारे दिमाग में बात आती है, तो हम पूरी संरचना को ज्वालामुखी कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक बातें देखेंगे, उसके बाद से समझेंगे प्री में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। बनने को तो यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। देखिए, ज्वालामुखी की क्रिया में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा तथा गैस के निर्माण से पृथ्वी के भूपर्पटी पर आने वाले लावा तथा इससे हुए स्थलाकृतियों के निर्माण तक की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। ज्वालामुखी क्रिया में ज्वालामुखी गतिविधि क्या है? जो धरती के अंदर जो मैग्मा बना हुआ है, बहुत अधिक तापमान की वजह से जो पदार्थ है वो पिघली हुई अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। वो कैसे बना, वहाँ गैस का निर्माण भी हो रहा है, फिर भूपर्पटी पे कैसे आया, सतह पे कैसे आया। ठीक है। और उससे किस किस तरह की स्थलाकृतियाँ बनी, ये सब कुछ इसमें शामिल है। जब मैं मेंस के लिए इसी टॉपिक को कवर करूँगा तो इत्मीनान से आपको बताऊँगा कि देखो कितने तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, कैसे उनको बांटा जाता है अलग अलग। हालांकि मेंस के लिए एक डायमेंशन यहाँ भी मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर क्वेश्चन आए हैं। यानी कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मेंस का लगभग 90% ज्वालामुखी से, इस टॉपिक से आपका तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी चीज़ें बची होंगी तो आगे हम कवर करेंगे। ओके, मैग्मा में समझिए इसको, मैग्मा में सिलिका की मात्रा के आधार पर ज्वालामुखी की विस्फोटकता निर्धारित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए इसका क्या मतलब हुआ। जब सिलिका की मात्रा कम रहती है, जो लावा निकल रहा है ना, लाल लाल, आपने अगर नहीं देखा होगा 1-2 मिनट की क्लिप देखिएगा, लाइव देख सकते हैं, चाहे वैसे दुनिया में कहीं ना कहीं से में ज्वालामुखी आ रही है। ठीक है। तो देखिए कि लावा कैसे निकलता है। तो जो धीरे धीरे निकलेगा ना, उसमें क्या है अंतर, और जो तेज़ी से फट के निकलेगा उसमें क्या अंतर है। सिलिका की मात्रा अगर कम रहेगी तो उद्गार प्रायः शांत होता है। अगर आप इस समय लावा वो देखेंगे लाइव, तो मोस्टली वही वीडियो आपको दिखेगी जिसमें लावा धीरे धीरे निकल के ऐसे बह रहा है। इसका मतलब है कि उसमें सिलिका की मात्रा कम है, और जहाँ सिलिका की मात्रा अधिक होती है वो ज़्यादा विस्फोटक होता है, वो ज्वालामुखी ज़्यादा विस्फोटक होती है। अब देखिए, ज्वालामुखियों का वर्गीकरण किया गया है सक्रियता के आधार पे। यहाँ से प्रश्न आते हैं। आप एक काम करिए, मैप खोलिए, फिजिकल वाले पेज पर जाइए और थोड़ा कुछ लोकेशन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आते हैं आईएएस में भी, पीसीएस में भी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या मतलब है? ऐसी ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस, विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे कुछ फेमस है, स्ट्राम्बोली है सिसिली द्वीप पर,
एटना है इटली में ही, और कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में, बैरन द्वीप है हमारे यहाँ भारत में। बैरन द्वीप पे 2 बार प्रश्न आए हैं हाल फिलहाल में, पिछले 5-6 सालों में। अच्छा, ये सब जो है, यदि नहीं आदि 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 सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। कौन कौन? स्ट्रोम्बोली और ये एटना, कोटोपैक्सी, बैरन द्वीप। ओके, यहाँ से गैस या लावा ये सब लगातार निकलते रहते हैं, ठीक, ये एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा एक देखिए सुषुप्त ज्वालामुखी। इस श्रेणी में वे ज्वालामुखी आते हैं जो वर्षों से सक्रिय नहीं है लेकिन कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। इस श्रेणी में इंडोनेशिया का क्राकाताओ अभी हाल ही में फटा था, ठीक है, तथा अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप है। नारकोंडम द्वीप पे पता नहीं बहुत सालों से यहाँ पे विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है, ठीक है। हालांकि करंट अफेयर में पिछले साल पता नहीं कौन सा द्वीप था। खैर, इसको जो है सुषुप्त ज्वालामुखी में रखते हैं। ये नहीं कहेंगे कि ये मृत हो गई है, सुषुप्त है, कभी भी इस पर विस्फोट हो सकता है। ओके, एक आपने कहानी पढ़ी होगी या फिर पढ़ेंगे जब ज्वालामुखी वाला चैप्टर किसी बड़ी किताब में, तो पता चलेगा कि इटली की तरफ ही कहीं पे पूरा शहर बस गया था, विस्फोट आया, पूरा शहर गायब हो गया, उसी में सब दब गया। मृत ज्वालामुखी, इस श्रेणी में वे ज्वालामुखी सम्मिलित हैं जिनसे हजारों वर्षों से कोई भी उद्भेदन नहीं हुआ है, कोई भी कुछ पदार्थ नहीं निकला है। इक्वाडोर का चिम्बराजो, ईरान का कोह सुल्तान इसके प्रमुख उदाहरण है। ज़रा देखिए कोह सुल्तान कहाँ है, ठीक है। इस पे क्या है ना, हजारों साल से कुछ नहीं हुआ है, इस पे तो आसपास बस्तियां बस जाती हैं, खेती बहुत अच्छी होती है, मिट्टी बढ़िया हो जाती है। हमने काली मिट्टी इसी वीडियो में देखा है, वो अलग तरह से विस्फोट हुआ था। लेकिन ज़रूर थोड़ी कि सब एकदम पर्वत बन जाएगा, कुछ ज्वालामुखियाँ ऐसे सतह पे फैली रहती हैं, मतलब उनके लावा फैले रहते हैं ज्वालामुखी थोड़ी फैलेगी, लावा। अच्छा, प्रश्न यहाँ से बनते हैं और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के तहत इसको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इनको मैं ये पढ़ दे रहा हूँ। ये क्या है? लैपिली, प्यूमिक, राख, लावा, पायरोक्लास्ट जैसे पदार्थ तथा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl, हीलियम, हाइड्रोजन, पायरोक्लाइड, ये गैसीय तत्व निकलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी अगर पूछ ले कि ज्वालामुखी से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं, तो आप जो है इनको नहीं जानते रहेंगे तो गड़बड़ कर सकते हैं। इसको बार बार पढ़िएगा, अच्छे से रट लीजिएगा इसको, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये मेंस वाला है, मेंस के लिए भी है और प्री के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण कैसा है। मतलब कहने का ये है कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे ज्वालामुखी आती है, कैसे जानेंगे। देखिए ज़रा, ज्वालामुखी के वैश्विक वितरण को स्पष्ट करने में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सहायक सिद्ध होता है। प्लेट विवर्तनिकी को हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, बड़ा मजा आएगा। हालांकि बीच बीच में मैंने कई बार इसके बारे में बताया भी है, ठीक है। मेरे ख्याल से भूकंप जब पढ़ा रहा था उसमें भी थोड़ी सी बात की थी, ठीक है। वैश्विक मानचित्र पर ज्वालामुखी निम्न मेखलाओं में वितरित है। कुछ मेखलाएं मतलब कुछ पैटर्न बना हुआ है, कुछ ऐसा जहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं। एक है परिप्रशांत मेखला। अब इसको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। क्या है कि थोड़ा यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया है ऐसे, यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह है, यहाँ पे एशिया है। आप मैप देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे उत्तर अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है। ये है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के किनारे किनारे ऐसे 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 एक पट्टी बनी हुई है और इसी के चारों ओर ज़्यादा ज्वालामुखियाँ आती हैं, भूकंप आते हैं। आप देखेंगे इधर जापान है, इधर फिलीपींस है, इन जगहों पे अक्सर भूकंप ज्वालामुखियाँ आती रहती हैं, ठीक है। परिप्रशांत जो है मेखला इसको कहते हैं। इसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसको अभी हम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए समुद्र के अंदर ही नहीं है, जैसे एंडीज पर्वत है ना, एंडीज पर्वत के अंदर अंदर ऐसे ऐसे पर्वतों का जो निर्माण हुआ है हम देखेंगे। चलो थोड़ा सा बता देते हैं। ये प्लेट रही, एक ये प्लेट रही, अब दोनों एक तरफ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जब दोनों सटेंगी तो या तो एक प्लेट नीचे धंस जाएगी, ठीक है, या एक दूसरी वाली इसके ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मलबा बनेगा इसमें कंप्रेशन होगा, दबाव होगा, तो ये जो है ऐसे पर्वत बन जाएगा। नीचे हलचल अभी भी बरकरार है, अभी भी प्लेट दोनों अलग अलग हैं ये, तो यहाँ से कभी कभी ज्वालामुखी ऊपर आ जाती है, ठीक है। चलिए ये लाइन में पढ़ दे रहा हूँ, एक बार देख लेंगे आप इसको।
यहाँ विश्व की ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 हिस्सा पाया जाता है जो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में विनाशात्मक प्लेटों के किनारे पर स्थित है। विनाशात्मक प्लेटों का किनारा क्या होता है? 3 तरह के किनारे होते हैं, उसमें से विनाशात्मक का मतलब यह है कि ये प्लेट इधर से आई, ये प्लेट इधर से आई, दोनों टकरा गई, एक धंस गया। जो नीचे धंस रही है ना, ये प्लेट जैसे जैसे नीचे जाएगी, दबाव और टेम्परेचर के कारण ये पिघलने लगेगी, इसका विनाश होने लगेगा। इसको विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। और इसी से ऊपर भी ज़्यादा विनाश होता है क्योंकि ज्वालामुखी और भूकंप वगैरह यहाँ ज़्यादा आते हैं, तो उस किनारे पे ये पाई जाती हैं। अच्छा, यह अंटार्कटिका के, अब देखिए मैप वाला काम, माउंट एल्बर्ट्स से आरंभ होकर अमेरिका के रॉकी तथा एंडीज का अनुसरण करते हुए फिलीपींस द्वीप को पार करके मध्य महाद्वीपीय मेखला में मिल जाती है। यानी कि एक और मेखला है, उसमें जाकर मिलेगी। तो ज़रा देखिए ये जो मैंने नाम लिया ये कहाँ कहाँ पे है। ओके, अब देखिए अगला क्या है, मध्य महाद्वीपीय मेखला। ये कौन सा है? मैं अब थोड़ा सा एक मैप और बनाता हूँ। ये है एक मिनट, ये है अफ्रीका, ठीक है, ऐसे, फिर इधर भारत है, उसके बाद से ऐसे करके ये एशिया का हिस्सा हो गया, ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। और अभी भी हमने देखा इधर कहीं प्रशांत महासागर था। तो ये जो मेखला है इस मेखला से जुड़ी हुई है, ऐसे ऐसे करके एक ये मेखला ऐसे आती है, ऐसे रेखा समझ लीजिए। यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे पाकिस्तान में, ईरान में भी बहुत सारे पर्वत हैं, यहाँ पे यूरोप में पर्वत हैं, ये सारे पर्वत इसी मेखला पे हैं, ठीक है। इधर इंडोनेशिया की तरफ अभी हमने एग्जाम्पल लिया कrakatau का, यहाँ पे ज्वालामुखी है। तो ये दोनों यहाँ पे मिली हुई हैं, ऐसे मिल जाती है। ये इस मेखला की बात हो रही है। यहाँ पे भूकंप ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती हैं। यह मेखला यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण वाले किनारों पे पाई जाती है, जहाँ पे मिलती है। मैंने बताया, फटाक से बता देते हैं, ये कौन, अफ्रीका हो गया, ये भारत हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब जुड़े हुए हैं ना, ये इधर यूरेशिया हो गया, तो इनके किनारों पे मिलती है, सिंपल सी बात है। बाकी देखिए यहाँ इस मेखला की एक शाखा अफ्रीकी भूभ्रंश घाटी तथा दूसरी शाखा काकेशस तथा हिमालय की ओर आती है। काकेशस देखिए किधर है, हिमालय, मान लीजिए ये हिमालय है, तो हिमालय से इस साइड में बढ़िए, इधर आप देखेंगे कई देश पार करेंगे। तब मैप खोल कर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्ट्राम्बोली, विसुवियस, एटना, देवबंद, कोह सुल्तान, ये सब इसी मेखला में है। देखिए ये सब कहाँ कहाँ है। आप जब भी फिजिकल वाला देखेंगे ना तो उसमें ये सब दिखाया जाएगा कि ज्वालामुखियाँ दुनिया में कहाँ कहाँ हैं। अच्छा, एक है मध्य महासागरीय मेखला, ठीक है। अब देखिए मध्य महासागरीय मेखला का क्या मतलब है। अब थोड़ा अटलांटिक महासागर की ओर आते हैं। ये मान लेते हैं कि ये जैसे भी हो, छोड़ो, ठीक बनाने के चक्कर में ना ज़्यादा मेहनत लग जाता है। ये मान लेते हैं कि इधर उत्तरी अमेरिका है या दक्षिण अमेरिका है या यूरोप है या ये अफ्रीका है, ठीक है। ये जो है ये एस आकार की ये संरचना वाला महासागर है, जिसको अंध महासागर कहते हैं, अटलांटिक महासागर कहते हैं। इसके बीच में ना ऐसी एस आकार की दरार है नीचे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये दरार बीच में बनी है। यहाँ पे जो है ज्वालामुखी आती रहती है, ये घटनाएं होती रहती हैं। इसी को कहते हैं मध्य महासागरीय मेखला, ठीक है। यहाँ लिखा है ये अटलांटिक महासागर कटक के समानांतर चलता है, ठीक है। कटक मतलब वही बीच की जो लकीर है ना, ऐसे वही, जहाँ ज्वालामुखियों के कारण प्लेटों का अपसरण है। अपसरण मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, फैलाव हो रहा है, बीच में धीरे धीरे दरार बनती है। ऐसा नहीं है कि अचानक से बहुत ज़्यादा फैल गया, साल भर में आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर फैलेगा, अंदर से लावा आएगा, उसमें भरता चला जाएगा, नई नई प्लेट का निर्माण होता रहता है। ये सारा कंसेप्ट काम आएगा वहाँ पे जब प्लेट भी बरतने की पड़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक पड़ेंगे तो, ठीक है। तो ये है एंटलीज, सेंट हेलेना, इस क्षेत्र में प्रमुख ज्वालामुखियाँ हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं। अच्छा, अब देखिए इसके बारे में ज़रा पढ़िए क्या लिखा है। अंतरप्लेटीय ज्वालामुखी ये क्या है। कई बार प्लेट सीमा के स्थान पर प्लेटों के अंदर ज्वालामुखी क्रियाएं दिखती हैं। जैसे अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि ये एक प्लेट है, खाने वाला नहीं, वो धरती का प्लेट, एक प्लेट है, ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं यहाँ पे ज्वालामुखी आ रही है। लेकिन कभी कभी यहाँ भी तो प्लेट के अंदर से भी तो ज्वालामुखी फट सकती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वहीं इसको कहा गया है, ठीक है।
प्लेट विवर्तनिकी द्वारा इनकी व्याख्या संभव नहीं हो पाई है, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी ये कहता है कि दुनिया की जो परत है, जो पृथ्वी है, ये अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है। बहुत सारी प्लेट हैं इस पे, जो परपटी है, भूपर्पटी, और ये जहाँ जहाँ किनारे है वहाँ पे ज्वालामुखी भूकंप आते हैं। लेकिन ये तो कह रहा है कि इसके बीचों में आ गया, तो ये विवर्तनिकी से इसकी व्याख्या नहीं हो पाती। लेकिन इसके एग्जाम्पल्स देखिए, स्नैक पठार है, पराना पत्थर है, डेकन्स वर्क पठार है, इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जो किनारे पर नहीं है, बीच में है। ठीक है, चलिए, बस भूकंप के बारे में हमने पढ़ा है। अब अगला देखेंगे हम, रिंग ऑफ फायर। किधर गया, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो ये रहा रिंग ऑफ फायर। मैं एक बार कंसेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद से दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है। मैप खोल कर रखिएगा, प्रशांत महासागर को फिजिकल मैप में खोल कर रखिए, फिर देखिए, समझिए इसको। ये है ऑस्ट्रेलिया। ओहो, बड़ा बढ़िया ऑस्ट्रेलिया बन गया भाई। चलो एक मिनट, ये जो है मान लेते हैं इसे गोला करके, ये इधर इंडोनेशिया है, इधर एशिया का हिस्सा हो जाता है, इधर उत्तरी अमेरिका हो गया, इधर दक्षिणी अमेरिका हो गया। ये है प्रशांत महासागर बीच का। तो इसके किनारे किनारे अभी हमने देखा था ना इसके पहले, ऐसे क्षेत्र है, जगह है, इसी को रिंग ऑफ फायर। फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी, भूकंप, इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, एक रिंग बना है, रिंग ऑफ फायर हो गया। इसी के बारे में पढ़ना है, ध्यान से समझिए क्या क्या है। रिंग ऑफ फायर, जिसे प्रशांत रिम या सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सरकम पैसिफिक बेल्ट प्रशांत महासागर के साथ स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेटें कहीं पे दूर जा रही हैं, कहीं पे पास आ रही हैं, कहीं पे टकरा रही हैं, कहीं पे रगड़ते हुए एक दूसरे के किनारे से निकल रही हैं। इस वजह से जॉइंट है प्लेटों का चारों तरफ। ओके, पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी कि 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे पर स्थित हैं, और पृथ्वी के 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें पृथ्वी की सबसे हिंसक और नाटकीय भूकंप घटनाएं शामिल हैं। अचानक से कभी कभी आ जाती हैं। ठीक है जी, एक मिनट। अब जो है ये भौगोलिक स्थिति देखिए, यहाँ से ना मैपिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ द्वीपों के नाम हैं और कभी कभी यूपीएससी लोकेशन पूछ लेती है। करंट अफेयर्स में भी ये बहुत सारी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में कई ज्वालामुखी घटनाएं भी हुई हैं, तो ये सब कई इसमें से चर्चा में थे। देखिए, रिंग ऑफ फायर प्रशांत जुआन डे फूका कोकोस, ये प्लेटों के नाम है, ध्यान रखिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे प्लेट हैं। भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई, नाजका, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपीन प्लेट्स सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगभग 40,000 किलोमीटर, ये छोड़ दो, इनके बीच में फैली हुई है। अब आपसे यूपीएससी पूछे कि जुआन डे फूका प्लेट किधर है, कोकोस प्लेट कहाँ है, भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई तो आपको पता चल जाएगा। नाजका, नाजका पे क्वेश्चन आए हैं। ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं, दो तरह की प्लेट होती हैं, एक बड़ी, एक छोटी, तो ये हैं यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए, यह श्रृंखला दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ लगती है। अलास्का में एलुशियन द्वीपों, अब एलुशियन द्वीप किधर है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इनको पार करके न्यूजीलैंड और पूर्वी एशिया के पूर्वी तट तथा अंटार्कटिका के उत्तरी तट के साथ ही लगती हैं। आप देखते जाइए, जो जो चीज़ें लिखी हैं ना, सब आप देखते जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अब देखो, यहाँ पे देखो, ये कुछ देशों के नाम है, वहीं किनारे किनारे के जो देश है ना, उन्हीं के नाम है, आप इनको रहने दीजिए, आप वैसे भी समझ जाएंगे। बाकी ये जो है पापुआ न्यू गिनी किधर है, इनको आप देख लीजिए, कुछ मैप वाले क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। बस अब देखिए, यहाँ पे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण, सिंपल है ये तो, प्लेट टेक्टोनिक में भी बात हुई, अभी थोड़ा शुरू में ही समझाया था, इसके पहले वाले में बताया था। ज्वालामुखी अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, हो सकता है कोई बात छूटी हो तो मिल जाए। टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए सबडक्शन जोन बनाते हैं, अभी बात करेंगे। इसमें एक प्लेट आगे है, एक प्लेट नीचे की ओर या दूसरी प्लेट द्वारा क्षेपित हो जाती है। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो प्रति वर्ष सिर्फ 1 या 2 इंच की गति से संचालित होती है। वही बतिया है जी, ये प्लेट है, धंस गई, ये इसके ऊपर चढ़ गई, यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ हुआ, ज्वालामुखी आ गई। जैसे ही यह सबडक्शन की क्रिया होती है तो चट्टानें पिघलकर मैग्मा का निर्माण करती है। जो नीचे धंस गया, सबडक्शन जिसका हुआ, यहाँ गर्मी है,
ये पिघला, मैग्मा बना और पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती हैं तथा ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बनती है। देखिए इसमें बहुत सारे तत्व शामिल हैं, तो इसमें सिर्फ मैग्मा नहीं बनता, बहुत सारी विस्फोटक गैसें बनती हैं, उन्हीं से तो प्रेशर बनता है। ठीक है। अच्छा, टोंगा के मामले में प्रशांत प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और टोंगा प्लेट के नीचे खिसक गई। टोंगा में ज्वालामुखी आई थी, जिससे पिघली हुई चट्टानों के ऊपर उठने पर ज्वालामुखियों की श्रृंखला निर्मित हो गई। देखिए टोंगा द्वीप कहाँ है, इंपॉर्टेंट यही है, बाकी चीज़ें कहानी छोड़ दीजिए। ठीक है। कुछ हाल में शोध किए गए हैं, ज़रा देख लीजिए। पैसिफिक प्लेट जो रिंग ऑफ फायर में अधिकांश टेक्टोनिक गतिविधियों को संचालित करती है, अब ये ठंडी हो रही है। पैसिफिक प्लेट ठंडी हो रही है, यह अभी हाल ही में पता चला है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि प्रशांत प्लेट के सबसे छोटे हिस्से लगभग 2 मिलियन वर्ष पुराने प्लेट के पुराने हिस्सों में, कौन है भाई पुराना हिस्सा, लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने की तुलना में तेज़ी से ठंडे हो रहे हैं और तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो नए हिस्से हैं प्लेट के वो ज़्यादा तेज़ी से ठंडे हो रहे हैं जो पुराने हैं उनकी तुलना में। ठीक है। प्लेट के छोटे हिस्से उसके उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में पाए जाते हैं। मतलब अब ये प्रशांत महासागर हो गया ना, तो उत्तरी पश्चिमी इधर, ठीक है, ये जो रसिया है इधर, इधर जापान है, उधर की बात हो रही है। जो रिंग ऑफ फायर के सबसे सक्रिय भाग है, आपको पता ही है कि जापान में कितना भूकंप आता है। सबडक्शन के बारे में अभी बात किया था हमने, ज़रा एक बार फिर से देख लीजिए, हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन आ जाए। सबडक्शन की प्रक्रिया तब होती है जब टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हो जाती हैं और एक प्लेट दूसरे के नीचे धकेल दी जाती है। समुद्र तल की यह गति एक खनिज परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करती है जो मैग्मा के पिघलने और जमने की ओर अर्थात ज्वालामुखियों के निर्माण की ओर जाती है, ज्वालामुखी बनती है। अभी समझें हम। ठीक है। दूसरे शब्दों में, जब एक आंतरिक महासागरीय प्लेट गर्म मेंटल प्लेट से मिलती है तो यह गर्म हो जाती है। गर्म मेंटल प्लेट, वो निचवा मेंटल है ना, देखिए आपने धरती को मैंने दिखाया था केक जैसे बना के, इसे काट दिया, जैसे तरबूज से काट के निकालते हैं ना, तरबूज से इसे काट के निकाल दिया। ये कोर है, ये मेंटल है, ये ऊपर का जो है इस दर पर पड़ी है कहीं पृथ्वी की। ठीक है। तो क्या लिखा है, मेंटल प्लेट से मिलती है तो यह गर्म हो जाती है, वाष्पशील तत्व मिश्रित हो जाते हैं और इससे मैग्मा उत्पन्न होती है। मैग्मा फिर ऊपर की प्लेट के माध्यम से ऊपर उठने लगता है तथा सतह पर बाहर की ओर निकलता है, हो गई ज्वालामुखी। ठीक है। यह घटना दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव को चिन्हित करती है। सबडक्शन की जो घटना है, जब दो टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं तो ये होता है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक सबडक्शन जोन में मिलती हैं तो एक झुकती है और दूसरी के नीचे खिसक जाती है एवं क्रस्ट के नीचे की सबसे गर्म परत के नीचे की ओर झुकती है। ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हमने समझ ली। अब देखो इसमें मेरे ख्याल से हो गया। अब एक बड़ा ही बढ़िया, चलो अब इसी को पढ़ लेते हैं। अटलांटिक मेरिडिनल ओवरटर्निंग करंट, करंट भी कहते हैं, सर्कुलेशन भी कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको अब पढ़ेंगे हम। चलिए अब इसको समझते हैं। अटलांटिक मेरिडिनल ओवरटर्निंग करंट या सर्कुलेशन क्या है ये, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने धाराओं वाला चैप्टर पढ़ा है तो ज़्यादा मदद मिलेगी, अदरवाइज़ मैं समझा दूंगा आपको। यह महासागरीय धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है, बहुत बड़ी प्रणाली है। यह महासागरीय कन्वेयर बेल्ट या थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की अटलांटिक शाखा है और दुनिया भर की महासागरीय घाटियों में ऊष्मा तथा पोषक तत्व वितरित करती है। नहीं समझ में आया, समझाते हैं। बात यह है कि चलिए अगर आप मैप आप देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे ये अफ्रीका है, ये यूरोप के देश हैं, ये एशिया है, इधर समझ रहे हैं ना, इधर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इधर द्वीप है, इधर प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर से शुरू होती है, विषुवत रेखा इधर बीच में है। यहाँ से जो गर्म पानी है, यहाँ पे जो ठंडा पानी है, ये इसी का खेल है। और घनत्व का भी होता यह है कि जहाँ पे घनत्व ज़्यादा होगा पानी में, वहाँ का पानी नीचे बैठेगा, जहाँ घनत्व कम होगा वहाँ पे पानी थोड़ा ऊपर जाएगा। तो जब पानी ऊपर जाए, आपको पता है कि ये प्लेट है, इसमें पानी रखें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लेट को ऐसे तिरछा कर दें तो पानी इधर बहने लगेगा। ऐसे ही जहाँ पे पानी का स्तर कम होगा तो ऊपर जहाँ सतह पे ज़्यादा पानी है वहाँ से बह के उधर जाएगी। तो इन्हीं दो चीज़ों का खेल है। जहाँ पे घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ सतह नीचे बैठने लगती है
और जहाँ पे घनत्व कम है वहाँ से पानी उधर बहने लगता है। ऐसे ही जहाँ पे गर्म पानी है ऑटोमेटिक उसका घनत्व जो है कम हो जाता है, जहाँ पे ठंडा पानी है उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है। ठंडा पानी नीचे बैठता है, गर्म पानी ऊपर से बह के वहाँ जाता है। इस तरह से ये पूरी व्यवस्था पूरी दुनिया के जितने महासागर हैं वहाँ चलती रहती है। आप देखेंगे यहाँ से गल्फ स्ट्रीम ऐसे जाती है, ऐसे बहती है, यहाँ से ठंडी धाराएँ नीचे बैठती है, कोई ठंडी धारा आके इधर निकल जाती है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी, चलिए तो इसको हम देखते हैं इसका काम क्या है। ठीक है, आप इसको इसी रूप में देखेंगे क्या है। एक बार मैं फिर से इसको पढ़ दे रहा हूँ, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग करंट सर्कुलेशन। ठीक है, तो AMOC ये क्या है, उष्णकटिबंध से उत्तरी गोलार्ध की ओर गर्म सतही जल ले जाता है जहाँ यह ठंडा होकर समाहित हो जाता है। ऐसे है ना अटलांटिक महासागर, यहाँ उष्णकटिबंध है तो यहाँ से पानी लेके ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, और नीचे अंदर जाके फिर ये समाहित हो जाएगा। ऐसे होता है। गल्फ स्ट्रीम है, ये गल्फ स्ट्रीम का एग्जांपल दे रहा हूँ। यह फिर उष्णकटिबंधीय और उसके बाद दक्षिण अटलांटिक में नीचे की धारा के रूप में वापस आ जाता है। अब नीचे पानी बैठा है तो फिर से कहीं से ऊपर आ जाए। देखिए सर्कुलेशन ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऊपर धारा जाती है फिर नीचे से भी धाराएं बहती हैं। दो तरह की समुद्री धारा होती है, एक समुद्र के ऊपर दिखता है वो धारा, एक नीचे नीचे भी धारा बहती है। ओके, तो वापस आ जाता है। वहाँ से इसे अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट के माध्यम से सभी महासागरीय घाटियों में वितरित किया जाता है। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। क्या है अंटार्कटिक सरकमपोलर धारा? दक्षिणी महासागर की सबसे महत्वपूर्ण धारा है जो एकमात्र धारा पृथ्वी के चारों ओर बहती है। मैं आपको बताऊं, ये है आम जिंदगी नहीं ये है पृथ्वी। यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिक है, ये पूरा पानी है पृथ्वी के चारों ओर। अब यहाँ जो धारा बहती है ना वो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाती है। दुनिया में और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे समुद्री धारा बहे तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाए। यहाँ पे खाली जगह है, पूरी दुनिया का चक्कर ऐसे गोल 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 लगाती है। ठीक, तो वहाँ पे जाके ये मिल जाती है, उसके साथ ये पूरी दुनिया में भी जाती है। आई बात समझ में? ये बात कही जा रही थी। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि कहा जा रहा है कि ये जो सर्कुलेशन है इसकी गतिविधि में गिरावट आ रही है। अब इसके क्या मतलब हैं, इसके क्या निहितार्थ है, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए ये AMOC जो है सर्कुलेशन जो है, सिंपल सी बात करिए, गल्फ स्ट्रीम के कमज़ोर पड़ने से यूरोप को भीषण ठंड का सामना करना पड़ेगा। मज़ेदार बात, मेंस में क्वेश्चन 2 बार आए हैं, समझा देता हूँ थोड़ा सा, मज़ा आएगा। ये है, ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है, ये विषुवत रेखा है। यहाँ से गल्फ स्ट्रीम ऐसे बहती है, ऐसे ऐसे गर्म धारा है। ये पानी, गर्म पानी ऐसे समुद्र में ऐसे बहते हुए इधर जा रहा है। तो होता यह है कि यहाँ यूरोप में सामान्य तौर पर ठंडी जलवायु है, जाड़े में यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। लेकिन ये चूँकि गर्म पानी यहाँ पे आ रहा है तो तटीय क्षेत्रों में बर्फ़ नहीं जम पाती और इसकी वजह से बहुत बढ़िया यहाँ आसपास का मौसम ठीक ठाक रहता है। यहाँ पे साल भर जो है व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं, जहाज़ पानी के चलते रहते हैं। यही यहाँ पे नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एक धारा आती है, पूरा जम जाता है, बहुत ठंडी पड़ती है। ठीक, अब क्या होगा कि जब ये कमज़ोर होगा तो ये गल्फ स्ट्रीम की धारा कमज़ोर होगी, नहीं बहेगी उधर तो इधर भी बहुत ठंडी पड़ने लगेगी। ये दिक्कत है, समझ रहे हैं ना? यहाँ से UPSC पूछ सकती है प्री में। अच्छा, गल्फ स्ट्रीम धारा जो ये सर्कुलेशन है इसका एक हिस्सा यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ साथ यूरोप की जलवायु के लिए जिम्मेदार कारक है। पूर्वी तट हम बताए तो ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप है, तो इसका पूर्वी तट ये है ना, इधर से कैसे जाता है। ओके, अब देखिए इसके कमज़ोर होने से उत्तरी गोलार्ध में ठंडा हो जाएगा तथा यूरोप में वर्षा कम होगी। वर्षा कम क्यों होगी भाई? जो हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पढ़ रहे थे तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूरोप है, ठीक है, ये अमेरिका है, ये अटलांटिक महासागर है, नीचे इधर अफ्रीका है। ठीक, तो हुआ ये कि यहाँ से चक्रवात बनता है, यहाँ से इधर जाता है। अब यहाँ पे गर्म धारा है तो चक्रवात में गर्म धारा है तो यहाँ से हवा उठेगी गर्म होके तो चक्रवात में पर्याप्त नमी लेके आएगी। यही नमी चक्रवात में मिलेगा, इधर जाएगा तो बारिश होगी। जब ये पूरा ठंडा हो गया है तो हवा उठेगी कैसे? समझ रहे हैं ना? फिर नमी इधर जाएगी नहीं, फिर इधर बारिश कम होगी, फिर अलग समस्या हो जाएगी। ओके, चलिए यह हुआ। इसका प्रभाव अल नीनो पर भी पड़ सकता है, अभी हमने देखा है अल नीनो के बारे में। अल नीनो एक पैटर्न है जिसकी वजह से पूर्वी
जो है उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल में असामान्य रूप से तापमान की स्थिति हो जाता है, ये सब हमने पढ़ा है। यह दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में भी मानसून को स्थानांतरित कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका असर मानसून पे भी हो सकता है, ओवर टर्निंग सर्कुलेशन का असर जो मानसून है उस पर भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण जरा देख लीजिए क्या हो, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। जलवायु मॉडल ने लंबे समय से भविष्यवाणी की है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की प्रमुख महासागर प्रणालियों के कमज़ोर होने का कारण बन सकता है। जहाँ पे तापमान ज़्यादा होना चाहिए था वहाँ ठंडी हो रही है, जहाँ बारिश होनी चाहिए थी वहाँ सूखा पड़ रहा है, सब तो बदल रहा है, मौसम की गतिविधियाँ बदल रही हैं। तो सागर के पानी पे भी असर होगा, क्योंकि इन हवाओं का, इन चीज़ों का असर होता है उस पर, सब सारी प्रणालियाँ जुड़ी हुई हैं, तो इसका असर हो रहा है। ग्रीनलैंड की बर्फ़ की चादर पिघल रही है, उसका असर होगा। ग्रीनलैंड उधर ही है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ग्रीनलैंड यहीं पे है। यहाँ से बर्फ़ पिघलेगी, आसपास का माहौल ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जुलाई 2021 में शोधकर्ताओं ने देखा कि आर्कटिक की बर्फ़ का एक हिस्सा, जिसे लास्ट आइस एरिया कहा जाता था, वो भी पिघल गया। आर्कटिक की बात हो रही है, उत्तर में जो पृथ्वी है, अंटार्कटिक के नीचे, ऊपर आर्कटिक है, तो यहाँ से पिघल रहा है। ओके, पिघलने वाली बर्फ से निर्मित ताज़ा जल दूसरे जल की लवणता और घनत्व को कम करता है। जब लवणता और घनत्व कम होगा तो ये जो धारा बह रही थी ना, इस पर असर तो होगा, ये अभी हमने शुरू में बात किया। ओके, अब पानी पहले की तरह बहने में असमर्थ है और AMOC, ये जो सर्कुलेशन है, ये प्रवाह कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि पहले प्लेट ऐसे बन रही थी, अभी धीरे धीरे ऐसे बनने लगी, धीरे धीरे ऐसे बनी। जब बराबर हो जाएगी तो पानी कहाँ से बह के कहाँ जाएगा, बात खत्म, कहीं नहीं बहेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, ठीक है। इसके बाद बढ़ती वर्षा और नदी प्रवाह, वर्षा का पैटर्न भी बदल रहा है, इसका असर भी हो रहा है। ज़रा एक चीज़ समझ लीजिए, कभी कभी यहाँ इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि ये जो सर्कुलेशन है, अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन या करंट, इसका महत्व क्या है। दुनिया भर में गर्मी के पुनर्वितरण और मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोचिए क्या है इसका असर। सिर्फ इतना ही नहीं, लवणता के वितरण में भी, घनत्व के वितरण में भी असर दिखाता है। मान लीजिए कि ये जगह थी, यहाँ पे बहुत गर्मी थी पानी में, तो इसको बहा के इधर ले गया जहाँ ठंडी है, तो गर्मी का कुछ कम हुआ कि नहीं। यहाँ कुछ ठंडी थी तो यहाँ से लेके इधर आया, तो कुछ बैलेंस बना कि नहीं। तो इससे ये बैलेंस बना रहता है। अब ये नहीं होगा तो बैलेंस तो ख़राब होगा ही, ठीक। कन्वेयर बेल्ट एक शब्द आया था, ज़रा समझ लीजिए क्या है। समुद्र के पानी में घनत्व अंतर वैश्विक स्तर पर परिसंचरण प्रणाली में योगदान देता है। परिसंचरण मतलब वही जो है, एक जगह से दूसरी जगह जो धाराएं बह रही हैं, जिसे वैश्विक कन्वेयर बेल्ट भी कहा जाता है। कन्वेयर बेल्ट सामान्य तौर पे आप देखेंगे बहुत सारी आजकल मशीनें बन रही हैं, कारखानों में आप देखेंगे कि जैसे एक बेल्ट बन गया है, इस बेल्ट पे मान लेते हैं गाड़ी बन रही है, तो ये गाड़ी यहाँ आई, तो एक आदमी यहाँ खड़ा है, इसने कुछ काम कर दिया, फिर एक खींच के गाड़ी यहाँ पहुँचा दी गई, एक आदमी खड़ा है उसमें नट बोल्ट कस दिया, फिर गाड़ी यहाँ आ गई, एक पहिया लगा दिया। ये जो जिस पे बैठ के ये गाड़ी जा रही है, जिस बेल्ट पे इसको रखा गया है, उसी को कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, ठीक है। उस तरह का सिस्टम है। तो ऐसे ही है, ये धारा जो है ऐसे चल रही है, कन्वेयर बेल्ट के जैसे काम हो रहा है। वैश्विक कन्वेयर बेल्ट का संचालन एक साथ दो प्रक्रियाओं का परिणाम है। कौन सी। गर्म सतह जल की धाराएं कम घने पानी को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे गर्मी है, ठीक है, वहाँ की जो धाराएं हैं वो कम घनत्व वाले पानी को, जहाँ पानी गर्म होगा घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है, वहाँ को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाती हैं। वही बात हम कह रहे थे, ये रही धरती, ठीक है, ये रहा विषुवत रेखा, यहाँ पे गर्म पानी है, तो यहाँ से धाराएं यहाँ से पानी को इधर लेके जाती हैं ठंडी की तरफ, ठीक। और ठंडी गहरी समुद्री धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर सघन पानी को ले जाती है, और नीचे नीचे, ऊपर से तो ये गया, नीचे नीचे घना जल इधर आएगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा मस्त सिस्टम। ओके, महासागर की वैश्विक परिसंचरण प्रणाली गर्मी, ऊर्जा के वितरण, मौसम और जलवायु को विनियमित करने और पोषक तत्वों तथा गैसों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब हाँ, अंटार्कटिक महासागर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें हम सब देखेंगे एक एक करके, कई सारी चीज़ें हैं।
ज़रा देखिए, मेरे ख्याल से इसके बाद कोई टॉपिक है कि नहीं देखा जाएगा। इसको समझिए ज़रा। अंटार्कटिक महासागर। भारत ने अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा के लिए और पूर्वी अंटार्कटिक एवं वेडल सागर को समुद्र संरक्षित क्षेत्रों, यहाँ देखिएगा, के रूप में नामित करने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव को सह प्रायोजित करने के लिए अपना समर्थन दिया है। ठीक है, फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्या है कि वहाँ पे समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं, उसके बारे में कोई बात हो रही है, वेडल सागर को संरक्षित करना, ये सारी चीज़ें जो है पर्यावरण का कंसर्न अब धीरे धीरे वहाँ पे होने लगा है, तो उसको समर्थन दे दिया है। दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, पृथ्वी के कुल महासागर क्षेत्र के लगभग 16वें हिस्से को कवर करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए, अभी हम बात करेंगे अंटार्कटिक के बारे में डिटेल में, लेकिन जो ये क्षेत्र है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। एमपीए क्या है? ये समुद्री संरक्षित क्षेत्र। सामान्य शब्दों में ये जो मैरीटाइन प्रोटेक्टेड एरिया है, समुद्री क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षा प्रदान करता है कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी सुरक्षा कैसे होगी, इसके बारे में है। एक एमपीए के भीतर विशिष्ट संरक्षण, आवास संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी, मत्स्य प्रबंधन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ गतिविधियां सीमित या पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। ये तो होना ही है, तभी तो हो पाएगा काम। अच्छा, थोड़ा और समझ लीजिए। कई एमपीए बहुउद्देशीय क्षेत्र की भांति होते हैं जो आवश्यक रूप से मछली पकड़ने, अनुसंधान या अन्य मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। मतलब ये है कि कभी कभी इस संरक्षित क्षेत्रों में कई तरह की चीज़ें होती हैं, बहुउद्देशीय हैं, कहीं कहीं इजाज़त दी जाएगी, कहीं पे प्रतिबंध लगाए जाएंगे, अलग अलग तरह की बातें होती हैं। और उसी पे भारत सरकार ने सहमति दी है कि इस तरह का क्षेत्र अंटार्कटिक क्षेत्र में जो बन रहा है उसमें भी हम भी सहमति देते हैं, वहाँ पे संरक्षण होना चाहिए, ये सारी बातें हैं। अच्छा, ये ज़रा समझिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए आयोग, इतना बड़ा नाम है, एक आयोग है अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए आयोग, क्या कहते हैं, CCAMLR। इसने एक ढांचे पर सहमति व्यक्त की है जो एमपीए, जो मैरीटाइन प्रोटेक्टेड एरिया है, इसकी स्थापना के उद्देश्यों और आवश्यकताओं का वर्णन करता है। इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये सारी बातें हो गई। अब ज़रा देखिए कि अंटार्कटिका में एमपीए मैरीटाइन प्रोटेक्टेड एरिया कहाँ पे बन रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान में दक्षिणी महासागर का केवल 5% हिस्सा ही संरक्षित है। दक्षिण महासागर समझ रहे हैं, ये समझिए, ये रही पृथ्वी, ये रहा अंटार्कटिका, इसके ऊपर इधर जो है ये पानी वाला क्षेत्र है, ये दक्षिणी क्या कहते हैं महासागर, ऊपर इधर अफ्रीका हो जाएगा, इधर यही हिंद महासागर, इधर ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ये पानी का जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसकी बात हो रही है। ओके, एमपीए के अन्य 3 प्रस्तावों के संबंध में जो है पूर्वी अंटार्कटिका, वेडल सागर को ज़रा देखिए एक बार। अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर विचार किया जा रहा है। ओके, और एमपीए प्रस्ताव संरक्षण और सतत उपयोग सिद्धांतों द्वारा संचालित होते हैं तथा वैश्विक सहयोग ढांचे जैसे कि सतत विकास लक्ष्य, महासागरों का संयुक्त राष्ट्र, दशक, जैव विविधता पर सम्मेलन, इनका अनुपालन करते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब देखिए, भारत इन सम्मेलनों या समझौतों का हस्ताक्षर करता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यूपीएससी कई बार ऐसे पूछ लेती है कि भारत इस परियोजना में शामिल है कि नहीं, भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि नहीं, भारत इस आयोग का, इस गठबंधन का जो है सदस्य है कि नहीं, इस तरह से प्रश्न आते हैं। ठीक, और जो आयोग है, आयोग के सदस्य देशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है भारत ने कि वे भविष्य में भी एमपीए के निर्माण, अनुकूलन और कार्यान्वयन तंत्र से जुड़े रहें। ये बातें हैं। अब देखिए, इसके बारे में ज़रा समझिए, क्या है ये जो आयोग बना था, जो अभी समय हुआ था, इसके बारे में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक मिनट, हल्ला हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो समुद्री जीवित संसाधनों की चिंताओं के मद्देनज़र एक बहुपक्षीय प्रतिक्रिया है जो दक्षिणी महासागर के वातावरण को प्रभावित करते हुए क्रील जैसे जीवों की दशा को प्रभावित कर सकते हैं। इससे भोजन के लिए क्रील पर निर्भर रहने वाले समुद्री पक्षी, सील, व्हेल, मछली भी प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, क्रील को से संबंधित ये बात कर रहा है। उसके अलावा आप देखिए, इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा, यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 1982 में
अंटार्कटिक समुद्री जीवन के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। ओके, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण है, जिसके लिए आवश्यक है कि समुद्री संसाधनों के संचयन के प्रबंधन में पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का ध्यान रखा जाए। इस पर क्वेश्चन बना था, मेंस में क्वेश्चन आया था, कहाँ गया? पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण का क्या मतलब है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, क्वेश्चन इस पे आ सकता है। यूपीएससी पूछ ले कि पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण का क्या तात्पर्य है। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण संरक्षण में जब हम इस दृष्टिकोण से बात करते हैं तो इसका मतलब है कि पारिस्थितिकी तंत्र में हर चीज़ का एक दूसरे पर असर हो रहा है। यानी कि अगर पूरी पारिस्थितिकी को हमें बचाना है तो एक शेर से लेकर के एक चींटी की प्रजाति पर भी हमें ध्यान देना होगा, तब जाकर पूरी पारिस्थितिकी बच पाएगी, क्योंकि हर किसी का अपना कोई ना कोई रोल है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसका सचिवालय कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और शहर नहीं पूछेगा, वैसे ऑस्ट्रेलिया बस ध्यान रखेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था इस टॉपिक का, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ऊपर जो आयोग है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एमपीए क्या होता है उस पर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं कि भारत के अंटार्कटिक मिशन कौन कौन से रहे हैं, कौन कौन से हैं। ध्यान से समझिएगा। अंटार्कटिक में अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है भारत। 2015 में मान्यता प्राप्त नवीन जो आधार बना भारती के बारे में पूछा गया है, पीछे से एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। अच्छा, ये देखिए, भारत अपने दूसरे केंद्र मैत्री का पुनर्निर्माण कर रहा है, एक मैत्री भी है वहाँ पे। ये सब अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे अंटार्कटिक में, ताकि इसे और बड़ा बनाया जा सके तथा कम से कम 30 और वर्षों तक इसे चलाया जा सके। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। दक्षिणी गंगोत्री, इसके बारे में भी जानना है। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिक में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र था। कौन? दक्षिण गंगोत्री। ओके, बेस स्टेशन था। यह क्षतिग्रस्त हो गया है और सिर्फ आपूर्ति का आधार बन गया है। एक चीज़ समझिए ज़रा, इस पे प्रश्न बन सकता है, ये अंटार्कटिक संधि क्या है, यहाँ से एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। क्या है? अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करने और असैन्यकृत क्षेत्र बनाने के लिए 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे संधि ऐसे की गई कि सिर्फ यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान होंगे, यहाँ कोई सेना होना नहीं रखेगा, ठीक है। 12 जो देश थे उनकी लिस्ट यहाँ पे है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन देख लेना ठीक रहेगा। यह संधि 1961 में लागू हुई और उसके बाद से कई अन्य देशों ने इसे स्वीकार किया। जिसके बाद अंटार्कटिका को 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित बर्फ से आच्छादित भूमि के रूप में परिभाषित किया गया। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। क्या है? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित बर्फ के आच्छादित भूमि के रूप में परिभाषित किया गया। पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका कहाँ से कहाँ तक है, तो देखेंगे आप, ये रही पृथ्वी, फिर से बना देते हैं। ये 0 डिग्री, इधर जाएंगे 45 डिग्री, 50, 60, मान लेते हैं ये 60 है। तो 60 डिग्री का जो गोला है, ये गोला जितने क्षेत्र को घेर रहा है उसे हम कहेंगे क्या? अंटार्कटिका। इस रूप में परिभाषित किया गया है। ओके, हाल ही में एक विशाल खंड, यहाँ ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पीसीएस वाले मैंने कवर किया है। A67 अंटार्कटिका में वेडल सागर में स्थित रोन आइस शेल्फ के पश्चिमी भाग में देखा गया, ठीक है। ये हिमखंड था, आइसबर्ग था, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और रोन, ये रोन दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो आइस शेल्फ के पश्चिमी भाग में है, टूट के वहाँ से निकला था, इसको ये देखा गया है। अब देखिए इस सदस्य की बात करें, कौन सदस्य भाई? वर्तमान में इस संधि के 54 पक्षकार हैं और 1983 में भारत इस संधि का सदस्य बना। शुरू में नहीं था। कभी कभी ना यूपीएससी पूछ लेती है कि भारत इसका संस्थापक सहयोगी रहा है, सदस्य रहा है, तो ध्यान रखना होता है। भारत 1983 में इस संधि से जुड़ा, इस पर हस्ताक्षर किया या इसका सदस्य बना, जो कह लीजिए। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? ब्यूनस आयर्स में है, अर्जेंटीना में। क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अब इस संधि में प्रावधान क्या किए गए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, देश महाद्वीप का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए कर सकते हैं,
सैन्य गतिविधियों, परमाणु परीक्षणों और रेडियोधर्मी कचरे के निपटान का निषेध किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप सेना रख लें, परमाणु परीक्षण कर दें या फिर रेडियोधर्मी कचरा जाकर वहीं डंपिंग करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं, इसको रोकना है। ठीक है। अच्छा, क्षेत्रीय संप्रभुता को निष्प्रभावी करना, अर्थात किसी देश द्वारा इस पर कोई नया दावा करने या मौजूदा दावे का विस्तार नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आगे के चल के कोई ऐसा ना कहे भैया ये मेरा ज़मीन है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई जाके सोचे कि हमें इतने जगह मिली थी अनुसंधान करने के लिए, अब इसको हम बढ़ा के इतना इतना करेंगे और बिना किसी की मर्जी के हमारा चलता है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रीय संप्रभुता का दावा आप नहीं कर सकते कि ये मेरा देश है, मेरा महाद्वीप है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे कि उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था कि जाके कब्जा कर लिए और मेरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस संधि द्वारा किसी देश की इस महाद्वीप पर दावेदारी संबंधी किसी भी विवाद पर रोक लगा दी गई है। ओके, अब देखिए जिसका थोड़ा थोड़ा चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसकी भारतीय कार्यक्रमों की, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं। क्या है भारत के कार्यक्रम है यहाँ पे। यह नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च के तहत एक वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अंटार्कटिक में जो हमारे अनुसंधान चल रहे हैं उनकी शुरुआत कब से हुई थी। NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और जब अंटार्कटिका के लिए पहला भारतीय अभियान बनाया गया था, वहाँ से शुरू किया गया था। ठीक है, अब NCPOR देश में, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्रुवीय और दक्षिणी महासागरीय वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ संबंधित रसद गतिविधियों की योजना, प्रचार, समन्वय, निष्पादन के लिए नोडल एजेंसी है। यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र में या दक्षिण महासागर में कोई वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है तो वहाँ पे सामान पहुँचाना है, ज़रूरत की चीज़ें, कोई योजना बनानी है, प्रचार करना है, समन्वय करना है, कोई काम करना है, उसके लिए नोडल एजेंसी कौन है। NCPOR, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी। 98 में। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके। पहले है दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। अभी ये क्षतिग्रस्त हो गया, सिर्फ आपूर्ति का आधार बन गया। अभी ऊपर हमने पढ़ा था इसको। मैत्री के बारे में जानिए। मैत्री जो है अंटार्कटिका में भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र है। 89 में बनाया गया था इसको। इसके अलावा जो मैत्री है, मैत्री शिरमाकर ओएसिस नामक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पूछा जा सकता है, शिरमाकर पूछा गया मेरे ख्याल से, यूपी पीसीएस में पूछा गया, वहाँ पर स्थित है। भारत ने मैत्री के आसपास मीठे पानी की एक झील भी बनाई है जिसे प्रियदर्शनी झील के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शनी झील कहाँ है, भारत ने बनाया है यहाँ पे मीठे पानी की, पूछा जा सकता है। इसके बाद है भारती। भारती के क्या है भाई, 2012 में भारत का नवीनतम अनुसंधान केंद्र का संचालन। ठीक है, इसका निर्माण शोधकर्ताओं को कठोर मौसम के बावजूद सुरक्षित होकर काम करने में मदद करने के लिए किया गया है और यह भारत की पहली प्रसिद्ध अनुसंधान सुविधा है और मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, अच्छा कुछ अन्य अनुसंधान से संबंधित सुविधाएं ज़रा देख लेते हैं। सागर नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सागर नदी क्या है। 2008 में भारत ने शोध के लिए सागर नदी की स्थापना की थी। एक आइस क्लास पोत, आर्कटिक जल को नेविगेट करने वाला पहला भारतीय पोत है सागर नदी। यह 40 सेंटीमीटर गहराई की पतली परत बर्फ को काट सकता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से ये हो गया, बाकी इसमें हमने देखा था। देखें कोई और टॉपिक है। हाँ, तो बस इसमें इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम किसी एक और विषय को लेंगे। आज मेरी कोशिश सफल हो गई। मुझे लग रहा था बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है, तो मैंने बीच में एक वीडियो बना के माफ़ी भी मांगा था कि शायद इसमें दिक्कत है, लेकिन आज जिस तरह से मैंने किया वो संभव है, ऐसा किया जा सकता है। एक ही वीडियो में एक विषय को कंप्लीट किया जा सकता है। इस तरह से बहुत जल्दी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आपके पास PDF नोट नहीं है और आप कम समय में जल्दी से तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसी सीरीज हम शुरू करने वाले हैं रिवीजन वाली, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ही होगी, तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगी, पता चल जाएगा कैसे नोट्स मिलती है। ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, तो उसका लाभ ले सकते हैं आप, हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए।
खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।